देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। तो देखो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉस्ट बुक कीपिंग। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बेसिक ऑफ कॉस्ट से करेंगे, जो कि देखो नॉर्मली तुम लोग फाउंडेशन में जो है जिनका रहता है करते हो, जैसे कि सीएमए फाउंडेशन में रहता है। ठीक है। तो कॉस्ट बुक कीपिंग क्या होता है, देखो हेडिंग कर लो कॉस्ट बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, मतलब अकाउंट्स में बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग का मतलब क्या कि बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्डिंग होता है ना। जैसे कि कोई भी मतलब कोई भी दुकानदार, ठीक है, तो अपना बुक्स जो मेंटेन करता है वो जरूरी तो नहीं है कि प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है, क्योंकि जितने भी देखोगे आसपास छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो प्रॉपर तरीके से सारा चीज मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है। वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जैसे किसी को कुछ बेच दिया तो लिख दिया कि इतना बेचा, इतना उधार में बेचा, इतना पैसा मिलेगा। ठीक है। नॉर्मली क्रेडिटर का डिटेल्स रख लेते हैं, डेटर का, कैश का, बैंक का। ठीक है। ये सारी चीज को थोड़ा बहुत रखते हैं। सारी चीज प्रॉपर तरीके से तो मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए नॉलेज भी होना चाहिए और एक अकाउंटेंट का भी फिर जरूरत होगा। या तो खुद से करो या अकाउंटेंट रखो। ठीक है। तो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो देखो अपने एक मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी वही संभालते हैं। ठीक है। और अपने डिपार्टमेंट का मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी खुद संभालते हैं, फाइनेंस भी खुद संभालते हैं, मतलब सारा काम खुद ही करते हैं। ठीक है। तो फिर उनके लिए ये अलग से अकाउंटेंट रखना कॉस्टली भी हो जाता है, कि कोई अकाउंटेंट रख ले जो सारा चीज को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, जरूरी का रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो अकाउंटिंग में होता क्या है, अकाउंटिंग जो वर्ड है ना इसका मतलब ही होता है रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। और हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन करते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, जर्नल। ठीक है। फिर क्या बनाते हैं, लेजर। फिर क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ठीक है। और ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, ट्रेडिंग पीएल। हाँ, मतलब फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल। और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है। इसको मिला के हम लोग क्या बोल लेते हैं, फाइनल अकाउंट। ठीक है। ये बनाते हैं। अच्छा, अब फाइनल अकाउंट्स बोल सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हो। तो ये तो मैंने अकाउंट्स का बात किया। ठीक है। लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं कॉस्ट बुक कीपिंग। ठीक है। तो बुक कीपिंग और जो है रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग में फर्क क्या होता है। रिकॉर्डिंग, जब अकाउंट्स का रिकॉर्डिंग का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारा चीज जो फॉलो करने के लिए बोला गया है कि आपको अगर अकाउंट्स पता है तो आप इस तरीके से चीजों को फॉलो करो। ठीक है। अब आप अकाउंटेंट रख के करो अपने बिजनेस में, खुद से करो, वो अलग बात है। इसके अलावा भी बहुत सारा जो है चीज बनता है, लाइक कैश फ्लो बनता है, फंड फ्लो बनता है, बट वो सभी को बनाना मैंडेटरी नहीं होता है, कंपनियों को होता है। लेकिन नॉर्मली अगर थोड़ा भी प्रॉपर तरीके से कोई मेंटेन करना चाहे, जैसे देखो थोड़ा अगर ठीक ठाक बिजनेस किसी का चलता है तो वो मेंटेन करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसको टैक्स फाइल करना होता है। बिना टैक्स फाइल किए तो उसे बेनिफिट कुछ मिलने वाला है नहीं, जैसे लोन वगैरह कभी चाहिए। तो टैक्स फाइल जो लोग भी करते हैं ना, तो वो तो थोड़ा बहुत तो मेंटेन जरूर करते हैं। ठीक है। किसी भी तरीके से मेंटेन करते ही है एटलीस्ट। और जिनका टैक्सेबल इनकम नहीं है, वो देखा जाए तो नहीं भी मेंटेन करे तो भी चलता है, करते भी नहीं है। ठीक है। उनको उतना नॉलेज ही है नहीं और जरूरत नहीं पड़ता है उनको, तो वो करते नहीं है। अब फिर ये कॉस्ट बुक कीपिंग का जो बात आ रहा है, अब देखो यहाँ पर ये कॉस्ट बुक कीपिंग, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे। तो कॉस्ट में अकाउंटिंग सिस्टम मतलब रिकॉर्डिंग सिस्टम कैसे चलता है, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब ही होता है रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट बुक कीपिंग, कॉस्ट बुक कीपिंग। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम या कॉस्ट बुकिंग बुक कीपिंग कैसे काम करता है। ठीक है। तो कॉस्ट
इतना समझो कि दो बुक होता है, एक होता है कॉस्ट बुक, एक होता है फाइनेंस बुक। तो फाइनेंस बुक क्या होता है, जो तुम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हो, जैसे 11 में पढ़ते हो, ठीक है, अकाउंट्स। तो फिर क्या पढ़ते हो, देखोगे बुक के ऊपर लिखा हुआ रहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो फाइनेंस बुक, कॉस्ट बुक। अब देखो तुम लोग जब कभी फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो वहां पर देखना क्या क्या चीज बनाया जाता है। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, हम सोल प्रोप्राइटर का बात करें, इसके अलावा भी एक जो है अकाउंट बनता है, बोल सकते हो क्या बनता है। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के अलावा भी एक अकाउंट बनता है ट्रेडिंग के पहले। डिपेंड करता है कि वो, मतलब देखो बिजनेस दो तरीके का होता है, या तो हम लोग ट्रेडर होंगे या तो हम लोग मैन्युफैक्चरर होंगे, ठीक है। ट्रेडर का मतलब, जैसे कि मैंने कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा रहे थे तो वहां भी बोला था, ट्रेडर का मतलब जो किसी से गुड्स खरीद के बिना मॉडिफाई करके अगर हम लोग उसमें प्रॉफिट लगा के बेचते तो हम लोग ट्रेडर है। और हम लोग खुद से रॉ मटेरियल खरीद के उससे फिनिश गुड्स बना के बेचे तो हम लोग मैन्युफैक्चरर है। तो बताओ कि फाइनल अकाउंट्स जब करते हो, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के अलावा एक और अकाउंट ओपन होता है, अगर डेटा उस तरीके से रहे हमारे ट्रायल बैलेंस में, तो वो क्या है। मैंने तो हिंट्स भी दे दिया। ट्रेडर मैनु अगर ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाओगे, अगर मैन्युफैक्चरर हो तो एक और अकाउंट बनाओगे, उसका नाम क्या है। मैम मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंट हाँ मैन्युफैक्चरिंग जो अकाउंट, ठीक है। फिनिश गुड्स को निकलते हैं। हाँ, वो उससे फिनिश गुड्स निकलता है, जो हम लोगों ने बनाया हम्म। गुड्स, उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो फाइनेंस बुक में अगर देखा जाए तो हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के अलावा एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बना लेते हैं। ये कौन बनाता है पता है, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो अलग से कॉस्ट बुक नहीं बनाते। देखो कॉस्ट बुक का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट, कॉस्ट का डेटा उसको मेंटेन करना पड़ेगा जो कुछ बना के बेचता है, ठीक है। मतलब बेसिकली कॉस्ट जो लैंग्वेज है वो मैन्युफैक्चरर को रिलेट करता है। फाइनेंस सभी को बनाना पड़ता है फाइनेंस बुक, क्यों, क्योंकि फाइनेंस बुक में क्या बनता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो मैन्युफैक्चरर को भी चाहिए, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग वो को बनाएगा, फिर उसको बेचेगा, फिर प्रॉफिट कमाएगा, तो उसको भी तो अपना ट्रेडिंग बनाना है, उसको भी अपना पीएल। बस वो ट्रेडिंग में बाहर से कुछ स्टॉक खरीद रहा है ऐसा नहीं लिखेगा, बस इतना ही फर्क है। पीएल वो बनाएगा अपना नेट प्रॉफिट पता करने के लिए बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट जो है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ता है जो मेंटेन करते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है, तो जो मैन्युफैक्चरर एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब अगर मेरा बिजनेस छोटा है, अगर हम स्मॉल बिजनेस मेंटेन करते हैं। गुड मॉर्निंग ऋषिता। गुड मॉर्निंग मैम। देखो अगर हम लोग स्मॉल बिजनेसमैन है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना के काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है, हम लोग का नंबर ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब हम लोग ज्यादा बेचते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, और हमारा वेराइटीज ऑफ रॉ मटेरियल है, मतलब बड़ा बिजनेस है, ठीक है। रॉ मटेरियल भी बहुत तरीके का खरीदते हैं, ठीक है, ये सब हाई दिखाया मैंने ये एरो से। नंबर ऑफ प्रोसेसिंग भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये इंडिकेट ये कर रहा है कि हम लोग क्या है, हम लोग बिग मैन्युफैक्चरर है, कोई छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर नहीं है, इससे पता चल रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारा क्राइटेरिया हो जाएगा, बिग मैन्युफैक्चरर है, हमारा मार्केट में नाम है, डिमांड है प्रोडक्ट का, हम लोग जो भी बेचते हैं। तो अगर हम लोग बिग मैन्युफैक्चरर है तो सिर्फ फाइनेंस बुक से हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे फाइनेंस बुक में तुम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेते हो, तो वो कौन करता है, वो करते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरर। स्मॉल मैन्युफैक्चरर अलग से जो है कॉस्ट बुक मेंटेन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अलग से दो बुक मेंटेन करने का खर्चा भी है, दो तरीके का अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, एक कॉस्ट बुक को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट, एक फाइनेंस बुक को मेंटेन करने के लिए फाइनेंस अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। अब अगर मेरा बिजनेस इतना छोटा है कि हम इतना खर्चा कर नहीं सकते, ये अलग अलग बुक मेंटेन करो, फिर उस तरीके का सॉफ्टवेयर मेंटेन करो, तो ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा बिजनेस अगर छोटा है तो हम क्या करेंगे, फाइनेंस बुक के अंदर ही ट्रेडिंग के आगे एक मैन्युफैक्चरिंग लगा के जो है अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। और अगर हम बहुत ही छोटे बिजनेस को मेंटेन कर रहे हैं तो कभी कभी देखोगे ट्रेडिंग के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग का आइटम लिख दिया जाता है। जैसे अगर तुम लोग देखोगे ऐसा फाइनल अकाउंट्स तुम लोग को क्वेश्चन देता होगा, बहुत सारा फाइनल अकाउंट्स तुम लोगों ने 11 में जरूर किया होगा, वहां पर देखोगे जैसे पावर, ठीक है,
इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, कभी कभी क्या होता है, नहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलेंगे, पावर, फ्यूल, इस तरीके का चीज ना मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट करता है कि पावर का खर्चा क्या है, फैक्ट्री में हो रहा है, तो फैक्ट्री यानी प्रोडक्शन, तो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। फ्यूल का खर्चा भी मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोलता ही नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, तब हम लोग कहाँ दिखा देते हैं वो सारे खर्चे को, पावर, फ्यूल, ये सब खर्चा मान लो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, बट मुझे नहीं बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, तो तुम लोग उसको कहाँ दिखाते हो? हम ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करें, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग आइटम को भी ट्रेडिंग के अंदर ही दिखा दे रहे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग आइटम को भी ट्रेडिंग के अंदर दिखा रहे हैं, मतलब हम लोग इतने ही छोटे मैन्युफैक्चरर है कि हमें और अलग से वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी हम लोग नहीं बना रहे, ठीक है। तो देखो डिपेंड करता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग कॉस्ट बुक अलग से मेंटेन करेंगे कि नहीं। और अगर हम लोग कॉस्ट बुक मेंटेन तभी करेंगे जब हम लोग बिग मैन्युफैक्चरर होंगे, क्योंकि उसमें अलग से हमें कॉस्ट अकाउंटेंट रखना है, अलग खर्चा होगा अलग। जैसे देखो ना, तुम लोग कोई बड़े से मॉल में गए, ठीक है, वहां पर देखना कि एक ही इंसान सारा काम नहीं कर रहा है, कोई एक है चीजों को अरेंज कर रहा है, कोई है बिल कर रहा है, कोई है सेल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, मतलब हर एक चीज का एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है। अब वो इतने सारे डिपार्टमेंट को तो मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो अगर किसी के पास उतना पैसा है तो ही वो मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग कुछ छोटे से दुकान में जा रहे हो, ठीक है, वहां देखना एक से दो लोग ही सारा काम कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, छोटे बड़े का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जरूरत के हिसाब से, जिसका जैसा इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस चल रहा है वो उस तरीके से सोचेगा। तो फाइनेंस बुक जो है वो नॉर्मली हमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के लिए बोला जाता है, बट अगर हम लोग स्मॉल मैन्युफैक्चरर है तो हम लोग इसमें कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, और कभी कभी ट्रेडिंग में ही मैन्युफैक्चरिंग का आइटम लिख लेते हैं, ठीक है, ये चीज चलता है। अब हम लोग को करना क्या है, देखो यहाँ पर इस चैप्टर में तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कॉस्ट बुक कीपिंग मतलब कॉस्ट का रिकॉर्डिंग, तो कॉस्ट का रिकॉर्डिंग कौन करेगा, जो मैन्युफैक्चरर होगा, और वो भी बड़ा मैन्युफैक्चरर होगा, वही हम लोग का कॉस्ट बुक मेंटेन करेगा। अब एट लास्ट क्या होता है ना, कॉस्ट बुक का सारा डिटेल्स ट्रांसफर हमें करना पड़ता है फाइनेंस बुक में, या फिर बोल सकते हो मर्ज करना पड़ता है फाइनेंस बुक के साथ। क्यों, जैसे सोचो ना, तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हो, फिर वो ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग में, फिर वहां से जीपी, फिर वो पीएल, पीएल से एनपी, फिर वो बैलेंस शीट में जाता है। तो ये प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। तो कॉस्ट बुक अलग से मेंटेन कर रहे हो, अच्छा बात है, क्योंकि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो रहा है, उसी को हम लोग फाइनेंस बुक के अंदर नहीं दिखा पा रहे, तो हम लोग अलग से मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा चीज है। लेकिन हमें क्या करना है, वो सारे डिटेल्स को फाइनेंस बुक में मर्ज करना है, ताकि ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट वगैरह जो है वो हमें सही तरीके से पता चले, ठीक है। तो कॉस्ट बुक का रिकॉर्डिंग कौन करते हैं, क्यों किया जाता है, फिर उसकी मैंने बताया, ठीक है। अब कॉस्ट बुक हमें यहाँ पर टॉपिक में पढ़ना क्या है, कॉस्ट बुक जो है वो कितने तरीके से बन सकता है, ठीक है, मतलब क्या क्या मेथड होता है कॉस्ट का रिकॉर्डिंग करने का। तो देखो, कॉस्ट बुक इंटीग्रेटेड होता है, इंटीग्रेटेड बुक होता है, नॉन इंटीग्रेटेड बुक होता है, नॉन इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कंबाइन, या फिर बोल सकते हो मर्ज, ठीक है। और नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब जब मर्ज नहीं होता है, मतलब क्या है, देखो एक बार लिखो फिर हम समझाते हैं। कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड टुगेदर इन वन सेट ऑफ बुक, बता देंगे इसका मतलब क्या है। और नॉन इंटीग्रेटेड तरीका, ये सब मेथड है, इंटीग्रेटेड मेथड, नॉन इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड मेथड का मतलब हो जाता है कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज प्रिपेयर्ड फॉर कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। फिर यहाँ एरो लगा के टू डिपार्टमेंट
कॉस्ट फाइनेंस। ठीक है, तो देखो अगर कोई इंटीग्रेटेड मेथड फॉलो कर रहा है तो वो कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट को एक ही साथ एक ही सेट ऑफ बुक्स में प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो उस केस में कैसे जर्नल लेजर होगा वो हम बताएंगे। मतलब जर्नल कैसे होगा, अब जर्नल जैसा होगा वैसे ही लेजर आगे आगे सारा चीज बनता जाएगा, मेन तो जर्नल है। और अगर कोई नॉन इंटीग्रेटेड फॉलो कर रहा है तो वो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाएगा। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में दो अलग डिपार्टमेंट होगा, एक कॉस्ट डिपार्टमेंट होगा, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। सेपरेटली दोनों अपना अपना बुक्स बनाते रहेंगे, फिर बाद में जाके मर्ज करना पड़ता है प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, वो चीज अलग होता है, उसको बोलते हैं मर्ज करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऑलरेडी मर्ज तरीके से ही हम लोग एक ही सेट ऑफ बुक्स में बनाते रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें से हम लोग कौन सा आज सीखेंगे, जो कि है नॉन इंटीग्रेटेड मेथड सीखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेटेड मेथड जो है वो आसान होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड मेथड जो है वो आसान होता है, वो हम लोग एंड में सीखेंगे, मतलब नॉन इंटीग्रेटेड कंप्लीट होने के बाद हम लोग वो सीखेंगे। अच्छा, अब देखो एक सेकेंड। अब यहाँ पर कॉस्ट डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, यहाँ पर दिखाते हैं कॉस्ट डिपार्टमेंट जो है, लिखो टू डू प्रॉपर, इनका काम क्या होता है, प्रॉपर कॉस्टिंग और डिटेल्ड कॉस्टिंग। मतलब इनको क्या करना है, कॉस्ट डिपार्टमेंट में जो भी है, मतलब बेसिकली कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, उनका काम क्या है, प्रॉपर तरीके से डिटेल तरीके से कॉस्टिंग करना। ठीक है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है उनका काम क्या होता है, हियर कॉस्ट एलिमेंट इज रिकॉर्ड ओनली, इज रिकॉर्ड ओनली but not in details format, but not in details format। ठीक है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी कॉस्ट का रिकॉर्डिंग होगा बट डिटेल्स में नहीं होगा, सिर्फ रिकॉर्ड होगा। अब इसका मतलब सिर्फ रिकॉर्ड होगा, जैसे मान लो मेटेरियल परचेज हुआ, ठीक है, तो परचेज में वो हम लोग लिख देंगे, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला वो परचेज कितना हुआ है वो लिख देगा, लेकिन कॉस्ट डिपार्टमेंट वाला क्या लिखेगा, वो परचेज नहीं लिखेगा। उसका डिटेल्स कैसे होगा, उसका डिटेल्स ये होगा कि उसने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, मतलब कितना ओपनिंग स्टॉक में था, कितना परचेज किया, कितना अब क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, ये सारा चीज को लिख के वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिखाएगा, जबकि ये सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज को दिखाएगा। ठीक है, अभी आगे आगे देखेंगे इस तरीके से होता है। तो कॉस्ट डिपार्टमेंट जो है प्रॉपर कॉस्टिंग करता है डिटेल्स तरीके से, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ रिकॉर्डिंग करेगा, डिटेल्स रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। ठीक है, अब क्योंकि देखो दोनों दोनों ही कॉस्ट एलिमेंट का रिकॉर्ड कर रहे हैं बट अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो इस इनके आंसर्स में मतलब कॉस्ट बुक और फाइनेंस बुक में डिफरेंस आएगा, कॉस्ट बुक और फाइनेंस बुक जो है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, डिसएग्री होगा ये दोनों। ठीक है, जैसे अगर तुम लोग देखोगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोल के एक अकाउंट्स में टॉपिक होता है, तो देखो बैंक वाला भी हमारा सारा चीज को रिकॉर्ड करता है, हम लोग भी अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड वो भी जो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं, फिर भी हमारा डिफरेंस अराइज हो जाता है। क्यों अराइज होता है, क्योंकि बहुत सारा एरर होता है ना अलग अलग टाइप का, जैसे टाइमिंग एरर होता है, जैसे कि मैंने अपने मतलब कैश बुक में ये लिख दिया कि मैंने किसी को चेक इशू किया है, बट मैंने जिसको चेक दिया है वो अभी तक चेक को जो है डिपॉजिट करने बैंक गया नहीं है। ठीक है, तो बैंक में वो पैसा नहीं कटेगा, लेकिन मैंने तो अपना खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, इस वजह से डिसएग्रीमेंट होता है, या फिर बहुत सारा रीजन होता है जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट होता है, या फिर मुझे किसी ने चेक दिया तो मैंने एंट्री कर लिया कि मुझे ये पैसा चेक के थ्रू से मिला। ठीक है, लेकिन
मैंने वो चेक अभी तक डिपॉजिट नहीं किया, तो मेरे अकाउंट में उतने पैसे से क्रेडिट नहीं हुआ है उतना अमाउंट, ठीक है। तो ये बहुत सारा रीजन होता है कि जबकि दोनों सेम चीज ही मेंटेन कर रहे हैं, वो भी बैंक ट्रांजैक्शन मेंटेन कर रहा है बैंक वाला, हम भी बैंक ट्रांजैक्शन मेंटेन कर रहे हैं हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम में, फिर भी डिसएग्री होता है, बिकॉज बहुत सारा अलग अलग रीजन होता है। तो यहाँ पर भी वही है, कॉस्ट बुक और फाइनेंस बुक में डिसएग्री होता है। क्यों होता है? एक तो ये देखो, ये मेथड इनका मेथड है डिटेल्स, इनका मेथड डिटेल्स वाला नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारा रीजन होता है, जैसे मान लो फाइनेंस वाले लोन का भी, लोन का इंटरेस्ट जो है उसका एंट्री करेंगे, ठीक है, लेकिन कॉस्ट बुक वाले को ये करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। कॉस्ट बुक वाला क्या एंट्री करता है? वो एंट्री करता है रॉ मटेरियल से शुरू करके फिनिश गुड्स तक का जो भी कंडीशन होता है उसका ही एंट्री करता है। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक पहुंचने तक का जो भी खर्चा है वही करेगा, और प्रोडक्ट को बनने में जो खर्चा लगेगा वही करेगा, ठीक है। इसके बाद का, फिनिश गुड्स के बाद का कोई खर्चा वो नहीं रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो ये लोन का इंटरेस्ट, तो ये फाइनेंस वाले को रिकॉर्ड करने के लिए बोला है। कॉस्ट वाले को इससे कोई लेना देना नहीं है कि लोन लिया गया है बिजनेस में, कितना लिया गया है। मान लो कंपनी है तो डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है, डिविडेंड पे या रिसीव जो भी हो सकता है, ठीक है। अगर पे कर रही है तो पे, रिसीव कर रही है तो रिसीव, तो ये इस तरीके का चीज कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है कि डिविडेंड पेमेंट या रिसीव जो भी है उसका रिकॉर्डिंग करो, ठीक है। तो फिर डिसएग्रीमेंट तो होगा ही, क्योंकि इनका जो पीएल का आंसर दिखेगा, ठीक है, इनका जो पीएल मतलब कॉस्ट शीट जब बनेगा इनका आंसर अलग दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, जैसे ये अपना क्लोजिंग स्टॉक जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें जो मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे कि फीफो होता है, वेटेड एवरेज होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये भी वही मेथड जो है मेंटेन कर रहे हैं, तो मेथड अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो जो मेथड अलग अलग हो सकता है, कुछ ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जो कि सिर्फ फाइनेंस वाला रिकॉर्ड कर रहा है, कॉस्ट वाला नहीं कर रहा है, या फिर सिर्फ कॉस्ट वाला ही कर रहा है, फाइनेंस वाला नहीं कर रहा है, ऐसा बहुत सारा आइटम होता है। तो इस वजह से डिसएग्रीमेंट होता है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रिकंसिलिएशन, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा जाता है, वैसे यहां पर भी रिकंसिलिएशन पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। लेकिन वो हम लोग एंड में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक में हमें तीन चीज पढ़ना पड़ता है, एक होता है कॉस्ट बुक जिसमें दो पार्ट, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, और एक हो जाता है हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कि डिसएग्री क्यों हुआ है। जैसे बीआरएस में तुम लोग करते हो कि डिसएग्री क्यों हुआ, फिर फाइंड आउट करते हो, फिर उसको देखते हो कि किस वजह से डिसएग्रीमेंट हुआ था, फिर उस चीज को एक प्रॉपर स्टेटमेंट में हम लोग उसे दिखा देते हैं कि इस वजह से हुआ था, फिर उसे ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो बनाना सीखना पड़ेगा, लेकिन वो हम लोग एंड में सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, आज हम लोग जैसे कि नॉन इंटीग्रेटेड मेथड सीखने वाले हैं, तो वही हम सिखा रहे हैं। देखो, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट, ठीक है, जहां पर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है, सेपरेट बुक्स फॉर कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट आर मेंटेन्ड। देखो, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट में सेपरेट बुक्स फॉर कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन होगा, ये मैंने पहले भी बोल दिया है, ठीक है, कि दो अलग अलग बुक्स बनेगा, दो अलग डिपार्टमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और दोनों डिपार्टमेंट अपने अपने बुक्स बनाते रहेंगे, ठीक है। तो अब इसको, इसमें हमें बेसिकली जर्नल एंट्री सीखना है। तो जर्नल सीख जाओगे तो जर्नल का लेजर तो बन ही जाएगा, तो जर्नल हमें अच्छे से सीखना है। नॉन इंटीग्रेटेड में मेनली हमें जर्नल का ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमारा फाइनेंशियल अकाउंट, जो हम लोग अकाउंट्स टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब जो अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं अकाउंट्स बोल के, उसमें मेनली तीन अकाउंट होता है। क्या क्या होता है बोलो? तीन अकाउंट के हिसाब से बोलो, मतलब मॉडर्न अप्रोच नहीं, जो पुराना गोल्डन रूल है उसके हिसाब से कितने सारे अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग तो पढ़ रहे कॉस्ट बुक,
यहाँ पर क्या, यहाँ भी क्या ये 3 अकाउंट मेंटेन होगा, मतलब जर्नल करेंगे तो क्या ये 3 अकाउंट मेंटेन होगा? जैसे कि नॉमिनल, हम ऊपर नॉमिनल लिखेंगे, उसका रीजन है, और फिर इसके बाद रियल, फिर पर्सनल। क्या ये भी ये 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं? नहीं, इनका सिस्टम थोड़ा अलग है, इसीलिए तो देखो ना, इसीलिए जो है डिसएग्रीमेंट बहुत तरीके से होता है, मतलब ये नहीं कि इसके वजह से हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि इनका मेथड अलग है, ठीक है, ये एक अलग ही तरीके से इनको बताया गया है, ये उस तरीके को फॉलो करते हैं। तो रियल और पर्सनल बोल के कोई अकाउंट ये लोग मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। इसके जगह अगर कोई भी मेरा रियल और पर्सनल अकाउंट बन रहा है, ठीक है, इसके जगह ये लोग एक नाम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर बहुत से लोग इसे जनरल लेजर भी लिखते हैं, मतलब कोई भी चलेगा, या तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो या फिर कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो, दोनों में से कुछ भी लिखोगे चलेगा। कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को हम लोग बोलेंगे CLA शॉर्ट में, और इसको हम लोग बोलेंगे GLA, क्योंकि इतना बड़ा नाम लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना, तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो CLA GLA इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या रियल पर्सनल अकाउंट अलग से मेंटेन करेंगे? नहीं, रियल पर्सनल अकाउंट आने से ही, चाहे कोई भी नाम से आए, उसको ये लोग कॉस्ट लेजर या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नाम से बोलेंगे, और नॉमिनल अकाउंट मेंटेन होगा जैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखना है, नॉमिनल अकाउंट बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट बैलेंस इज ट्रांसफर टू अदर अकाउंट इन ईयर एंड, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को ईयर एंड में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, जैसे कि जब अकाउंट्स करते हो, सोचो जितने भी नॉमिनल अकाउंट होता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हो? फाइनल अकाउंट जब बनता है, जो डायरेक्ट इनकम या एक्सपेंसेस होता है वो ट्रेडिंग में जाता है, जो इनडायरेक्ट होता है वो पीएल में जाता है। जैसे कि देखो पीएल में सैलरी लिखते हो तो सैलरी का एंट्री क्या होता है? तो पहला एंट्री होता है सैलरी अकाउंट डेबिट, मान लो मिस्टर ए को देना है तो पहले ड्यू एंट्री सैलरी टू मिस्टर ए, फिर मिस्टर ए को पे कर दिया तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ठीक है, जो भी किया, फिर उसके बाद सैलरी टू पीएल होता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक कोई भी एंट्री एक्सपेंस से, हम एग्जांपल दे रहे हैं, इनकम से भी सेम चीज होगा, जैसे हमें देना है मिस्टर ए को सैलरी, तो सैलरी टू मिस्टर ए, इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री। फिर जब पे कर दिया तो मिस्टर ए टू कैश या बैंक कर दिया, ठीक है। तो देखो मिस्टर ए कैंसिल आउट हो गया, तो सैलरी टू कैश या बैंक आ गया। अब इसके बाद जब हमें ईयर एंड में क्या करना है, ये पता करना है कि मेरा टोटल बिजनेस का खर्चा कितना था, तब ना हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये टोटल खर्चे या इनकम जो भी है उसको कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग और पीएल, जिसमें जो सूटेबल होता है। पीएल में इनडायरेक्ट चीजें जाते हैं, ट्रेडिंग में डायरेक्ट चीज जाता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या लिखते हैं? पीएल टू सैलरी, ठीक है। अब इससे देखो क्या बना, सैलरी सैलरी कैंसिल हो गया, इसको बोलते हैं क्लोज करना, ठीक है। तो बचा क्या? पीएल टू बैंक बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो जब भी खर्चा पे करेंगे पीएल टू बैंक की तो लिख सकते थे, फिर सैलरी ये इतना कुछ लिखने का जरूरत क्या है? क्योंकि अगर पीएल में सिर्फ पीएल टू बैंक लिख दोगे तो पता कैसे चलेगा कौन सी चीज का खर्चा है, ठीक है। इसीलिए खर्चे के नाम से रिकॉर्ड होता है। तो और सारा खर्चा जो है ईयर एंड में क्लोज होता है। कहाँ क्लोज होता है? जो जहां सूटेबल होगा, ट्रेडिंग का आइटम ट्रेडिंग में, पीएल का आइटम पीएल में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज फॉलो करना पड़ेगा। अब एक एक करके जर्नल एंट्री हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री सीखेंगे, कोई क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं वो देखते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोग कितना जल्दी जर्नल एंट्री को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये अच्छे से सीखना जरूरी है, ये सीख जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग। मेटेरियल परचेस्ड ऑन कैश और क्रेडिट, हम लोगों ने मटेरियल परचेस किया है, अगर कैश या क्रेडिट दोनों में से कोई भी, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर हम 3 तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, मतलब तीनों चीज को मेंटेन करते हुए बोल रहे हैं। फाइनेंस बुक में क्या एंट्री होगा? मतलब नॉर्मली जो तुम लोग अकाउंट्स करते हो तो उसमें अगर मटेरियल परचेज हुआ है तो उसका एंट्री क्या करोगे? परचेस टू कैश व परचेस टू क्रेडिटर। हाँ, परचेज टू कैश या फिर परचेज टू क्रेडिटर। तो हम ये दोनों चीज ही लिख रहे हैं, टू कैश टू क्रेडिटर, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें तो ये करना नहीं है, ठीक है। हमें क्या मेंटेन करना है? कैश बुक, सॉरी, कैश बुक बोल दिया, कॉस्ट बुक, ठीक है। कॉस्ट बुक मेंटेन करना है। अब
कॉस्ट बुक में क्या हम लोगों ने सीखा कि रियल और पर्सनल अकाउंट के जगह कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज होगा, नॉमिनल अकाउंट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो परचेज टू कैश टू क्रेडिटर, इसमें बोलो नॉमिनल, रियल, पर्सनल, कौन सा क्या अकाउंट है? Purchase nominal, cash real, creditor personal. ठीक है। तो अब बोल रहा है मुझे कौन सा अकाउंट यूज करना अलाउड है? परचेज अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल यूज करना अलाउड है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू कैश के जगह क्या लिखना पड़ेगा? कोई भी रियल नॉमिनल हो, कोई भी नाम से रियल नॉमिनल हो, मुझे क्या लिखना है? सीएलए या फिर जीएलए। तो क्या लिखेंगे? कोई भी एक लिख सकते हो, तो बोलो क्या लिखे? कुछ भी लिख लो। Just अग, हाँ कोई भी, मैंने जीएलए लिख दिया, सीएलए लिखो, एक ही बात है। तो ये कैश को बता रहा है और ये क्रेडिटर को बता रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हम लोग का जो मेन सोल्यूशन है वो थोड़ा सा और अलग होगा। क्या अलग होगा? कि देखो जीएलए लिख दिया वो तो सही है, चलो अच्छा बात है, लेकिन कॉस्ट बुक जो मेंटेन करते हैं ना, वो परचेज को परचेज नहीं लिखते हैं, वो अपना एक अलग नाम लिखते हैं। ठीक है, वही नाम हमें बताना, जैसे किसी का जो भी नाम है हमें तो वही बताना पड़ता है ना, तो वैसे ही अब इनको ये परचेज नाम पसंद नहीं है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो इन्होंने क्या नाम निकाला है परचेज का, जो कि तुम लोग को याद रखना है? इन्होंने नाम निकाला है, याद हो जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू, फिर क्या हो जाएगा? जीएलए। ठीक है, ये मेन सोल्यूशन है। मतलब ये भी लिखने से नहीं चलेगा, ये तो है ही नहीं हमारे कॉस्ट बुक का पार्ट, हमें ये लिखना पड़ेगा। तो परचेज जो है, मेटेरियल परचेज को ये लोग क्या नाम से जानते हैं? स्टोर लेजर कंट्रोल। देखो हर एक एंट्री में ना, मतलब जो भी जर्नल एंट्री होगा उसमें जो भी अकाउंट हम लोग यूज करेंगे, जैसे परचेज अकाउंट की जगह हम लोगों ने स्टोर लेजर कंट्रोल, तो ये कंट्रोल वाला बात जो है ना, ये कॉमन है। ठीक है, कंट्रोल तुम लोग हर जगह पे देख पाओगे। अब मेटेरियल को स्टोर लेजर ही नाम क्यों दिया? लेजर कंट्रोल हर जगह दिखेगा। अब स्टोर, मेटेरियल स्टोर में रहता है, इसलिए इन्होंने नाम चूज किया है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। हम लोग को ये चीज याद रखना है कि स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट होगा मेटेरियल के जगह। ठीक है, तो मेटेरियल परचेस किया तो एंट्री हो गया स्टोर लेजर, क्योंकि मेटेरियल जो है स्टोर में रहता है। बाकी लेजर कंट्रोल देखोगे हर जगह पे यूज हो रहा है। अब मेटेरियल है तो स्टोर, कुछ और है तो कुछ और, जैसे कि तुम लोगों ने देखा जनरल, नहीं ये लेजर एडजस्टमेंट था, कंट्रोल नहीं था। ठीक है, खर्चे जितने भी होंगे ना उसे लेजर कंट्रोल, लेजर कंट्रोल इस तरीके के नाम से देखा जाएगा। तो अभी आगे और भी करेंगे ना, तो तुम लोग देखना कि कंट्रोल वाला बात यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेन क्या हो गया? ये भी यूज नहीं करना है तुम लोग को, ये यूज करना है। ठीक है, अभी सिखा रहे हैं तो इस तरीके से लिख रहे हैं ताकि तुम लोग भी जो है रिलेट कर पाओ अच्छे तरीके से। अच्छा, फिर दूसरा एंट्री लिखवा रहे हैं, मेटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, इसका एंट्री क्या होगा? मेटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। तो अगर सप्लायर को मेटेरियल रिटर्न कर रहे हैं तो फाइनेंस बुक वाला क्या एंट्री करेगा? बोलो, नॉर्मल जो अकाउंट्स का एंट्री सीखते हो वही बोलो। मेटेरियल रिटर्न एंट्री स्टॉक रिटर्न मत ही तो। परचेज रिटर्न का एंट्री नहीं पता? वही तो होगा मेटेरियल रिटर्न, मतलब तो परचेज रिटर्न ही हुआ था ना, कि मैंने कोई परचेज किया था सप्लायर से, वो वापस कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न का जो एंट्री है वही तो बोलना चाहिए। बोलो, परचेज रिटर्न एंट्री बोलो। परचेज रिटर्न का एंट्री बोलो। Creditor to return outward. टू रिटर्न आउटवर्ड या टू परचेज रिटर्न? ठीक है, क्रेडिटर लिखेंगे जब हम लोगों ने कैसा परचेज किया होगा? क्रेडिट। लेकिन अगर कैश परचेज किया है तो क्या लिखेंगे? नॉर्मली कैश परचेज में रिटर्न होता नहीं है, लेकिन मान लो अगर हुआ तो फिर क्या लिखोगे? जैसे ये क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, तो कैश परचेज पे रिटर्न हुआ तो क्या होगा? कैश डेबिट।
कैश डेबिट होगा ना, क्योंकि सामने वाला मुझे पैसा वापस कर देगा, जो कि होना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, नॉर्मली कैश रिटर्न बहुत कम होता है फिर भी। अच्छा, अब इसमें रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट बोलो कौन सा क्या है? creditor personal, cash real, purchase return nominal. अब कॉस्ट बुक हमें क्या बोल रहा है कि जो भी पर्सनल रियल है उसकी जगह क्या यूज करना है, जीएलए या सीएलए। तो मैंने जीएलए लिखा है, तो जीएलए अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये दोनों के लिए जीएलए आ जाएगा, चाहे क्रेडिटर हो एंट्री में चाहे कैश हो, दोनों के केस में जीएलए आएगा। टू क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न नाम यूज नहीं करेगा ये लोग। अभी मैंने सिखाया कि अगर मटेरियल से रिलेटेड कोई आइटम है तो मुझे लिखना पड़ता है स्टोर लेजर, जब खरीदा तो स्टोर लेजर कंट्रोल, तो फिर जब वापस किया तो क्या हो जाएगा, तो भी क्या यूज करेंगे, जैसे परचेज का परचेज रिटर्न, तो स्टोर लेजर कंट्रोल का क्या लिखोगे, स्टोर लेजर कंट्रोल ही लिखोगे, और क्या लिखोगे, स्टोर लेजर कंट्रोल। ठीक है, ये रिटर्न कर दिया, तो क्या रिटर्न किया, मेटेरियल। मेटेरियल को कैसे डिनोट करते हैं यहाँ पर, स्टोर लेजर कंट्रोल से। तो जैसे टू परचेज भी लिख सकते हो ना, रिटर्न अगर नहीं भी ऐड ऑन करते हो तो टू परचेज का मतलब भी तो रिटर्न ही हो गया, परचेज क्रेडिट होने का मतलब। तो मेटेरियल जब आया तो स्टोर लेजर कंट्रोल डेबिट, मेटेरियल जब वापस जा रहा है तो स्टोर लेजर कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब एक नोट लिखेंगे यहाँ पर, जो ये स्टोर लेजर कंट्रोल है, स्टोर लेजर कंट्रोल includes purchase of both direct and indirect material। तो अगर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल परचेस करें तो भी स्टोर लेजर कंट्रोल नाम ही यूज करेंगे, अगर हम लोग इनडायरेक्ट लेजर इनडायरेक्ट मटेरियल परचेस करें तो भी हम लोग स्टोर लेजर कंट्रोल लिखेंगे। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या हो जाता है, देखो डायरेक्ट का मतलब होता है वो मटेरियल जो फिनिश गुड्स बनने के बाद उस जिसका खर्चा हम लोग एक एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली। ठीक है, जैसे मान लो हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, तो फर्नीचर बनाने के लिए सबसे मेन जो इन रॉ मटेरियल है वो लगता है लकड़ी, ठीक है, वुड, तो वो मेरा मटेरियल हो गया। अब देखो हम इतना बता सकते हैं कि मेरे हर एक चेयर में कितने रुपए का जो है लकड़ी लगा हुआ है, ठीक है, चेयर बेंच जो भी फर्नीचर बनाया हम लोगों ने। लेकिन उस चेयर को बनाने के लिए जैसे फेविकॉल वगैरह का यूज हुआ होगा, ठीक है, छोटे छोटे कीले, ठीक है, मतलब जो किल होता है उसका यूज हुआ होगा, पिन वगैरह, ठीक है। तो क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि कितने रुपए का फेविकॉल एक एक चेयर पे यूज हुआ है, वो हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है, आसानी से नहीं बता सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसे हम लोग किसी बेसिस पे उस खर्चे को जरूर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मान लो मैंने 100 पीस चेयर बनाया, तो वो 100 पीस चेयर पे उस खर्चे को, फेविकॉल के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट जरूर करेंगे, नहीं तो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कैसे करेंगे। लेकिन वो उतना आसान नहीं होता है, ठीक है, कि देखते साथ प्रोडक्ट देखते साथ बता दे कि इस पे कितने रुपए का हम लोगों का जो है फेविकॉल का खर्चा है, बट कितने रुपए का लकड़ी लगा है एक एक चेयर पे वो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो जो मटेरियल का खर्चा बने हुए फिनिश गुड्स में देख के आसानी से बताना पॉसिबल होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, और जो पॉसिबल नहीं होता है आसानी से उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ पर बात इतना है कि अगर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल खरीदते हैं तो भी स्टोर लेजर कंट्रोल का नाम यूज करेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल खरीदते हैं तो भी स्टोर लेजर कंट्रोल यही वाला नाम यूज करेंगे। बोलो यहां तक क्लियर है, पॉइंट नंबर 2 तक क्लियर है? Yes, ma'am. मैम ठीक है, तो अब थर्ड नंबर वाला लिखेंगे। अब बोल रहा है कि हम लोग डायरेक्ट मटेरियल को जो है प्रोडक्शन में दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग इशू कर रहे हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग मटेरियल को प्रोडक्शन में भेज रहे हैं, फाइनेंस बुक में क्या कोई एंट्री होगा, तुम लोग सोचो, फाइनेंस बुक वाले कौन, वो
प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट, मतलब कैसे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनता है उसका कोई डिटेल्स ये लोग नहीं रखते हैं, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल खरीदा लिख दिया, वेजेस को कितना पेमेंट किया लिख दिया, लेकिन पूरा बनने का जो खर्चा जो कॉस्ट शीट में सारा चीज होता है वो थोड़ी ना ये लोग मेंटेन करते, नहीं करते। तो अब मटेरियल जब खरीदा गया था तब इन्होंने भी एंट्री किया होगा, लेकिन अब मटेरियल स्टोर में पड़ा हुआ, ये मान लो गोडाउन में मटेरियल भरा पड़ा है, अब यहाँ से फैक्ट्री में मटेरियल को भेजा जा रहा है, ठीक है, फैक्ट्री में भेजा जा रहा है, क्या ये एंट्री फाइनेंस वाले करेंगे? सोच के बोलो, क्या लगता है? मतलब कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा कि करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनेंस वाला क्या मेंटेन करता है? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट है, अगर छोटा बिजनेसमैन है, छोटा मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल्स भी लिख लेता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बिजनेस बड़ा है ऐसा सोच के ही इस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, तभी तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अगर बड़े मैन्युफैक्चरर है तो वो तो कॉस्ट बुक अपना अलग मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या वो मेटेरियल ट्रांसफर अगर हो रहा है स्टोर से फैक्ट्री तक, क्या उसका एंट्री फाइनेंस बुक वाला करेगा? ना, नहीं करेगा ना, क्योंकि यहाँ बड़ा बिजनेसमैन है, क्योंकि अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है नहीं तो वो कॉस्ट बुक अलग क्यों मेंटेन करेगा, यही हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा। और ऊपर से वो भी नॉन इंटीग्रेटेड वाला मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्यों मेंटेन करे कि कितना रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल खरीदा गया तब एंट्री करेगा कि हाँ रॉ मटेरियल इतने रुपए का खरीदा गया, अब कब कितना फैक्ट्री में भेजा जा रहा है उसमें से उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, बट कॉस्ट बुक वाला तो करेगा उसका एंट्री, क्यों? क्योंकि उसको तो काम ही वही दिया गया है कि बताओ जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कॉस्टिंग कितना, तो अब प्रोडक्ट बनने में रॉ मटेरियल लग रहा है, अब कितने रुपए का रॉ मटेरियल भेजे हो तो उसका तो एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉस्ट बुक में एंट्री होगा, अब बोलो कैसे एंट्री होगा? पहला बात है, हम हिंट्स दे रहे हैं, तुम लोग बताने का कोशिश करो। मेटेरियल स्टोर से चला जा रहा है, मेटेरियल के लिए कौन सा लेजर यूज होता है? स्टोर लेजर कंट्रोल। तो मेटेरियल अगर चला जा रहा है तो मेटेरियल क्या होगा? तुम लोग नॉर्मल सोचो कि मुझे स्टोर लेजर वेजर छोड़ो, तुम लोग सोचो कि मेटेरियल जा रहा है तो मेटेरियल डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, इतना सोचो। क्रेडिट। क्रेडिट होगा। क्रेडिट। तो अब मेटेरियल की जगह क्या नाम यूज करते हैं हम लोग? टू मेटेरियल तो लिख नहीं सकते ना, मेटेरियल की जगह क्या नाम यूज करते हैं? देखो मैंने इतना बार बोला स्टोर लेजर, तो यहाँ पर स्टोर लेजर कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर डेबिट किसको करोगे? ठीक है, अब मेटेरियल कहाँ जा रहा है? फैक्ट्री में मेटेरियल से फिनिश गुड्स बनने के लिए जा रहा है, ठीक है। जब फैक्ट्री में कोई काम हो रहा है, ठीक है, जब हम लोगों ने रॉ मटेरियल भेजते साथ तो वो फिनिश गुड्स होगा नहीं, उस पे काम शुरू होगा, तो ये जो काम शुरू होगा उसको क्या बोलते हैं? काम शुरू हो रहा है तो उसका एक इंग्लिश होता है, बोलो क्या बोलते हैं? वर्क, वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस तुम लोग कॉस्ट शीट में लिखते भी होगे, ठीक है। WIP वर्क इन प्रोग्रेस, तो फैक्ट्री में जाके ये काम शुरू हुआ तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल, ठीक है। तो ये मेरा खर्चा जो है बनाने में रॉ मटेरियल से WIP ट्रांसफर होने में शुरू हुआ और इसके वजह से मेरा मटेरियल गया मेरे पास से, तो ये हो गया टू स्टोर लेजर कंट्रोल। अच्छा, अब फोर्थ नंबर में लिखेंगे रिटर्न ऑफ material from production to store room, ठीक है। ये लिखा है रिटर्न ऑफ मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर रूम। अब ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, मैंने फैक्ट्री में भेजा था 10 किलो मटेरियल, मेरा 8 किलो ही काम में लगा, 2 किलो मैंने फिर से वापस स्टोर में भेज दिया, क्यों नहीं हो सकता है? हो ही सकता है, रिटर्न तो हो ही सकता है कि मैंने जितना भेजा था उतना प्रोडक्शन में काम नहीं आया तो वापस हो गया, तो उसका एंट्री क्या होगा? तो क्या इसका एंट्री फाइनेंस बुक वाले करेंगे? पहले ये बोलो, जब भेजने का ही एंट्री नहीं करते हैं तो रिटर्न का एंट्री करेंगे? नहीं मैम। ना, नहीं करेंगे ना, इन्होंने जब भेजा ही नहीं उसका एंट्री नहीं किया तो रिटर्न का एंट्री से इनका क्या लेना देना। लेकिन इन्होंने भेजा था तो इन्होंने रिटर्न का एंट्री करना है, तो फिर क्या एंट्री होगा? जब भेजा तो WIP टू स्टोर लेजर, तो मेटेरियल चला गया, मेटेरियल आ रहा है तो क्या होगा? मेटेरियल, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। हाँ
तो मेटेरियल डेबिट होगा, लेकिन हम लोग मेटेरियल के जगह क्या यूज करते हैं? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? फैक्ट्री से। ठीक है, तो फैक्ट्री में जब काम चल रहा था तो उसे WIP बोला था, तो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे? WIP। WIP। रिवर्स एंट्री करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको बोलते हैं WIP। ठीक है, अब देखो, ऐसे तो हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन इतने अच्छे से ही हमें चीजों को क्लियरली समझ लेना है, ताकि जब करने जाओगे तो समझ में आए। क्योंकि जब करने जाओगे तब तो ऐसे कंपेयर करके हम लोग नहीं करेंगे ना, डायरेक्ट हमें एंट्री करना पड़ेगा, तो इतने अच्छे से ही समझना है। क्योंकि नया है, नॉर्मली हम लोग इस तरीके का लेजर का नाम तो यूज करते नहीं है ना, ये अकाउंट्स तो है नहीं कि हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो कौन सा लेजर कब यूज कर रहे हैं, ये सारा चीज अगर क्लियर होगा तो जब मतलब लिखने जाओगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। अच्छा, अब ये हो गया मटेरियल का रिटर्न। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन में दिया गया, वैसे इनडायरेक्ट मटेरियल भी दे सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल टू फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के काम के लिए, जैसे अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो हम लकड़ी का यूज जैसे करेंगे वैसे तो फेविकॉल का भी यूज करेंगे, लेकिन उसमें फर्क क्या होगा? एंट्री में। तो एक चीज मैंने लिखाया है, चाहे डायरेक्ट मटेरियल परचेस करो या इनडायरेक्ट करो, नाम मेरा स्टोर लेजर कंट्रोल ही होगा। इनडायरेक्ट है बोल के कोई अलग नाम होने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन एंट्री क्या होगा वो देखते हैं। तो अगर हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल भेज रहे हैं तो सेम वही कंसेप्ट, फाइनेंस बुक वाला क्यों से एंट्री करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो कॉस्ट बुक वाला क्या कोई एंट्री करेगा? बिल्कुल, वो तो उनका ही काम है, उसी के लिए तो वो डिपार्टमेंट ओपन किया गया है। तो कॉस्ट बुक वाला क्या एंट्री करेगा? तो बोलो, जब भेजा जा रहा है मटेरियल, सेंड किया जा रहा है फैक्ट्री में, तो क्या एंट्री होगा? तो देखो, यहाँ पर इशू किया था डायरेक्ट मटेरियल, तो एंट्री क्या होता है? WIP टू स्टोर लेजर। और मैंने ये बोला चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, नाम तो मुझे स्टोर लेजर ही यूज करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फिर एंट्री क्या होगा? सेम एंट्री होगा तो। सेम एंट्री होगा, ठीक है, इसमें भी सेम एंट्री होगा। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि ये भी फैक्ट्री में ही यूज हो रहा है। जैसे फेविकॉल और लकड़ी में फर्क क्या हो गया? दोनों ही चीज को बनाने में ही काम आ रहा है, फैक्ट्री में ही काम आ रहा है। बट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है? क्योंकि फेविकॉल का खर्चा वो चेयर देख के नहीं बोल सकते हो कितने रुपए का लगा है, बट लकड़ी का बोल सकते हो। तो इसीलिए उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल के बाइफरकेट किया गया है। बट यहाँ पर एंट्री में हमें कोई फर्क नहीं करना है, तो सेम एंट्री होगा। इशू जब करेंगे तो फिर ये हो जाएगा WIP टू स्टोर लेजर कंट्रोल। मैंने सिर्फ स्टोर लेजर लिख दिया है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें भी अगर रिटर्न हुआ ना प्रोडक्शन टू स्टोर रूम, तो वो रिवर्स एंट्री हो जाएगा, वो लिख लेते हैं। रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर। अब जैसे डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हो सकता है, इनडायरेक्ट भी रिटर्न हो सकता है, तो फाइनेंस बुक वाला कोई एंट्री नहीं करेगा, कैश बुक वाला क्या एंट्री करेगा? रिवर्स एंट्री। स्टोर लेजर कंट्रोल टू WIP। हाँ, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP, ये एंट्री कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब सेवेंथ वाला देखो। वो अच्छा,
थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से एक चीज। इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन, उसमें ये स्टोर लेजर जो हम लोगों ने लिखा है ये ठीक है। रिटर्न जो है, एक मिनट, रिटर्न ऑफ मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर रूम, ठीक है। इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू फैक्ट्री और प्रोडक्शन, हाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। क्या गलत हो गया है? ये टू स्टोर लेजर तो ठीक है, बट ये WIP यूज नहीं होगा। इसको ऐसे लिखा हुआ है ना, तुम लोग को वैसे मत काटना, ऐसे करके काटो, ठीक है, ऐसे करके, ताकि याद रहे, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर देखो, जो भी इनडायरेक्ट खर्चा होता है उसको कॉस्टिंग में एक अलग नाम से जाना जाता है। बोल सकते हो कॉस्टिंग में इनडायरेक्ट खर्चे का नाम क्या होता है? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एक नाम दिया गया है। जो भी इनडायरेक्ट ओवरहेड, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है? ओवरहेड, ठीक है। अब कितने तरीके का मेन कितना ओवरहेड होता है? मेन क्या ओवरहेड होता है? कॉस्ट शीट याद करो एक बार, क्या क्या ओवरहेड होता है? प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड FOH लिखा है। और क्या होता है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और एक क्या होता है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग Selling and डिस्ट्रीब्यूशन, distribution. हाँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। अब जब इनडायरेक्ट मटेरियल दे रहे हो तो फिर ओवरहेड नाम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। WIP नहीं यूज कर सकते हैं, तो ओवरहेड नाम यूज करना पड़ेगा। अब ओवरहेड में ये मटेरियल इशू के लिए कौन सूटेबल होगा? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक Factory है। overhead. तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल, लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये होगा। WIP डायरेक्ट के लिए होता है, स्टोर लेजर नाम दोनों में ही रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट मटेरियल को स्टोर लेजर से ही हम लोग डिनोट करेंगे। लेकिन जब इनडायरेक्ट खर्चा है तो ओवरहेड नाम आना चाहिए। अब यहाँ पर कौन सा ओवरहेड सूटेबल होगा? क्योंकि प्रोडक्शन का काम चल रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल सूटेबल होगा। तो इसका मतलब जब रिटर्न का एंट्री करोगे तो क्या हो जाएगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा फिर? फैक्ट्री ओवरहेड, हम्म, टू हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। ये काट दो, लिखो टू फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल, ये नाम लिखना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल, ये होगा। ये ऐसे काट के ही मुझे लिखवाना था, बट मैंने वो गलती से उसको ऐसे जो है डायरेक्ट वही लिखवा दिया था। तो WIP के जगह हमें फिर ये यूज करना है, क्योंकि ये फैक्ट्री रिलेटेड आइटम है। अब आगे और भी ओवरहेड आएगा तो उसमें भी तुम लोग को सेम यही कंसेप्ट यूज करके बताना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू ऑफिस, ठीक है। अगर हम लोग ऑफिस में इनडायरेक्ट मटेरियल भेज रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे स्टेशनरी आइटम, जैसे स्टैम्प हो गया, ठीक है, पेन हो गया, ग्लू हो गया, पिन हो गया, छोटा स्टेपलर हो गया, ठीक है। तो स्टेशनरी आइटम जो ऑफिस में यूज होता है, उस तरीके का कोई भी आइटम, तो वो अगर हम लोग ऑफिस में इशू कर रहे हैं तो फिर हमें क्या एंट्री करना चाहिए, ठीक है। अब और हम फाइनेंस बुक कॉस्ट बुक अलग से नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम डायरेक्टली सिर्फ कॉस्ट बुक वाला ही लिखवाते जा रहे हैं, क्योंकि वही हमें चाहिए। तो इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफिस में इशू कर रहे हैं, तो मटेरियल डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, नाम होता है स्टोर लेजर कंट्रोल, ठीक है। लेकिन अगर ऑफिस से रिलेटेड है तो ओवरहेड, इनडायरेक्ट यानी ओवरहेड, तो कौन सा वाला ओवरहेड लेना चाहिए? फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? Administration. ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। अब लिखोगे कैसे? मटेरियल इशू कर रहे हो तो मटेरियल जा रहा है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट, क्रेडिट। तो Credit. टू स्टोर लेजर कंट्रोल, और डेबिट फिर क्या हो जाएगा? अभी तो बोला ऑफिस, कौन सा? ऑफिस एंड Administration एडमिनिस्ट्रेशन, overhead ledger control account. हाँ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट।
टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, इस तरीके से होगा। अच्छा, फिर 8th नंबर में लिखते हैं इशू ऑफ इनडायरेक्ट मेटेरियल टू सेल्स डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट में भी तो इनडायरेक्ट मटेरियल का जरूरत हो सकता है, जैसे कि वहां भी स्टेशनरी आइटम का जरूरत हो सकता है। वो सेल्स डिपार्टमेंट है तो क्या उनका कुछ लिखने का काम होता नहीं होता है, ठीक है, स्टेशनरी आइटम उनको भी लगता होगा, तो फिर उसमें क्या एंट्री होगा? अभी जो Sale. किया उसके, हाँ बोलो। लेजर कंट्रोल, सेलिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू टू लेजर स्टोर, कंट्रोल अकाउंट, टू स्टोर लेजर लेजर कंट्रोल कंट्रोल अकाउंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, फिर लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। अगर मेरा जो मटेरियल मैंने यूज किया उसमें अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, जैसे मान लो मटेरियल चोरी हो जाना या फिर मान लो आग लग जाना, मतलब ऐसा चीज जिससे मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ, या फिर मान लो पूरा जो है मटेरियल ऐसा था जो मान लो, अगर मान लो कपड़े का बिजनेस था तो मान लो कपड़ा था मेरा रॉ मटेरियल जिसको चूहा ने कुतर दिया, ठीक है, तो वो मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब एबनॉर्मल लॉस जो है वो दुकानदार को खुद ही डाइजेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकता है। मतलब जैसे मान लो कि हम एक शर्ट बेचते थे 500 रुपए में, अब क्योंकि मेरा शर्ट का जो मटेरियल था वो चूहा कुतर दिया, तो हम बोलेंगे कि उसको ना अब हम बढ़ा देते 500 की जगह, इसी शर्ट को हम 800 में बेचने वाले, ठीक है, मेरा बहुत नुकसान हो गया है। तो कोई भी मुझे 500 की चीज का 800 रुपए नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज का एक मार्केट रेट होता है, ठीक है, मार्केट हर एक चीज को डिसाइड करता है। तो अगर हम लोग ऐसा करने चाहे तो अगर गलती से कोई एक आधा जन खरीद भी लेता है तो इससे हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो रूल्स ये होता है कि एबनॉर्मल लॉस को खुद से जो है लॉस बोल के ट्रीट करो, मतलब जो है खुद ही डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल लॉस है तो वो हम लोग जरूर प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज करके कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते हैं, इसमें हमारे कॉस्टिंग में गड़बड़ हो जाएगा, प्रोडक्ट के कॉस्टिंग में कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो एबनॉर्मल लॉस को अगर खुद ही हमें लॉस, इसका मतलब उसको सिंपल लॉस बोल के ट्रीट करना है। तो लॉस को कहाँ दिखाते हो? नॉर्मल सोचो, अगर फाइनल अकाउंट्स जब करते हो तो लॉस को कहाँ दिखाते हो? बोलो, अकाउंट्स करते हो तो कोई लॉस होता है तो उसे कहाँ दिखाते हो? ट्रेडिंग पीएल में, PL. ट्रेडिंग पीएल, हाँ पीएल में, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लॉस को कहाँ दिखाओगे? जैसे पीएल में दिखाते हो तो पीएल डेबिट टू लॉस हो गया, ठीक है, पीएल डेबिट टू लॉस हो गया, तो यहाँ पर भी पीएल डेबिट होगा, लेकिन इस पीएल का नाम क्या होगा? कॉस्टिंग पीएल। कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू। अब बोलो क्या लॉस हुआ है? मेटेरियल, तो हम लोग क्या लिखते हैं? पीएल डेबिट टू लॉस ऑन दिस, ठीक है, तो फिर कॉस्टिंग पीएल टू क्या हो जाएगा? टू स्टोर, क्योंकि मटेरियल को लेजर क्या, कंट्रोल अकाउंट। हाँ, क्योंकि मटेरियल को स्टोर लेजर कंट्रोल बोलते हैं, ये एंट्री होगा। अच्छा, अब अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा? नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन करते करते नॉर्मल लॉस तो होगा ही, ठीक है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं।
क्योंकि वो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस, जैसे मान लो किसी का फ्रूट्स का बिजनेस है, तो फ्रूट्स थोड़ी ना वो ठीक रहेगा, वो आज नहीं तो कल वो जो है खराब तो होगा ही, ठीक है। जैसे अब डिपेंड करता है कैसा क्या फ्रूट्स है, फ्लावर है, ठीक है, फूल का जिनका बिजनेस है तो वो सब पेरिशेबल आइटम होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी का ग्लास यानी कांच की चीजों का बिजनेस है, तो उसमें भी नॉर्मल लॉस, हर एक बिजनेस में नॉर्मल लॉस होता है। जैसे मान लो कोई जो है खाना बेचता है, मान लो किसी का रेस्टोरेंट है, तो जब देखो खाने को मिक्स किया जाता है, जैसे मान लो कुछ भी बेच रहा है तो मिक्स, जैसे तुम लोग डोसा वगैरह देखते हो बनता है, चाउमीन वगैरह देखते हो, तो देखोगे जब डोसा बनाया जाता है तो साइड साइड से थोड़ा बहुत गिर जाता है देते टाइम, तो वो सब नॉर्मल लॉस है, वो सब हम लोग जो है चाहे तो भी रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे चाउमीन बनता है तो उसमें भी देखोगे गिरते जाता है, तो वो सब नॉर्मल लॉस है। घर पे भी होता है नॉर्मल लॉस, देखोगे खाना बन रहा है तो जैसे मसाला देने गए थोड़ा बहुत गिर जाता है इधर उधर, अगर बहुत ज्यादा गिर गया तो एब नॉर्मल लॉस, थोड़ा बहुत गिरा वो तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। तो जो पार्ट ऑफ प्रोसेस है उसको हम लोग नॉर्मल लॉस बोलते हैं, और वो हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो लॉस जितने भी अमाउंट का है वो हम लोग प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो नॉर्मल लॉस अगर हो रहा है तो उसका एंट्री क्या होगा, तो उसका एंट्री कैसे हम लोग बोलेंगे, देखो लॉस हो रहा है मेटेरियल का, तो टू स्टोर लेजर कंट्रोल यहां भी होगा, टू स्टोर लेजर कंट्रोल। लेकिन डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट में यहां पर हो जाएगा WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अब ये क्यों हुआ उसको हम बता देते हैं, जैसे ये ही तुम लोग को लिखना है, बट ये एंट्री दो पार्ट में होता है एक्चुअली, तो वो दो पार्ट में हम दिखाते हैं कैसे करके होता है। सबसे पहले देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, स्टोर एडजस्टमेंट बोल के एक लेजर का यूज होता है, क्यों होता है वो भी बता रहे हैं। स्टोर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, मेटेरियल को एडजस्ट करेंगे, जितने रुपए का लॉस हो उसको एडजस्ट करेंगे, किसके साथ, अपने कॉस्ट में, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में। तो स्टोर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर एडजस्टमेंट, टू स्टोर एडजस्टमेंट, ठीक है। तो देखो स्टोर एडजस्टमेंट कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। तो देखो जब एबनॉर्मल लॉस होता है तो वो PL में जाएगा और टू टू स्टोर लेजर कंट्रोल होगा, जब नॉर्मल लॉस होगा तब भी टू स्टोर लेजर कंट्रोल होगा। क्यों, क्योंकि मेटेरियल मेरा चला जा रहा है, चाहे वो किसी भी वजह से जाए, चाहे वो नॉर्मल रीजन से जाए या एबनॉर्मल, तो मेरा मेटेरियल तो क्रेडिट होगा ही होगा। लेकिन अगर एबनॉर्मल रीजन है तो PL में डेबिट करेंगे, क्योंकि उसको हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल है तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करने का मतलब प्रोडक्शन में जैसे यूज करने के टाइम पे करते हैं वैसे ही करेंगे। तो प्रोडक्शन में जब मटेरियल का इशू होता है तो एंट्री क्या होता है, WIP होता है, ठीक है। WIP होता है, ये देखो। तो अगर हम प्रोडक्ट के कॉस्ट में ही ऐड करना चाहते हैं तो मुझे WIP को ही क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, इसीलिए किया। अब ये एंट्री लिखना ही काफी है, जो मैंने ये व्हाइट वाले कलर से लिखा है, ये ब्लू वाले कलर से ये समझाने के लिए बोला है कि एक्चुअली इसका दो पार्ट में एंट्री होता है, स्टोर एडजस्टमेंट टू स्टोर लेजर कंट्रोल, फिर WIP लेजर टू स्टोर एडजस्टमेंट। मतलब मुझे क्या करना है, मेरे मेटेरियल को एडजस्ट करना है, ठीक है, तो फिर वो मेरे प्रोडक्ट के कॉस्ट को बढ़ाएगा, इसीलिए वो डेबिट हो रहा है, और मेरा मटेरियल जा रहा है तो टू SLC, ठीक है। फिर ये कहा जाएगा, इसको कैसे ट्रीट करना है, इसको प्रोडक्शन कॉस्ट में देना है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में देने का मतलब WIP को डेबिट करना पड़ेगा, WIP लेजर कंट्रोल, मतलब मैंने अगर 10 रुपए का मटेरियल लगाया था और मेरा नॉर्मल लॉस की वजह से और 1 रुपए का खर्चा बढ़ गया तो 11 रुपीज, तो WIP 10 का बना था और 1 का बन जाएगा। तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर एडजस्टमेंट इस तरीके से होगा। और दोनों स्टोर एडजस्टमेंट कैंसिल होने के बाद WIP लेजर कंट्रोल टू SLC बचेगा, जो कि लिखना काफी है हमारे लिए, ये दो पार्ट में लिखना जरूरी नहीं होता है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा एंट्री होगा, नेक्स्ट लिखेंगे मेटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम, मेटेरियल, ये T/F का मतलब ट्रांसफर, फ्रॉम वन जॉब टू एनदर जॉब।
जब हम लोग मटेरियल को एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब का मतलब होता है कि जब हम लोग कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई काम करके देते हैं तो उसे हम लोग जॉब बोलते हैं। जैसे मान लो तुम लोग जो है कोई मान लो केक बनाता है, ठीक है, तो तुम लोग उसको जाके बोले कि मुझे ऐसा ऐसा केक चाहिए, ऐसे ऐसे बना के दे दो, ठीक है, तो उन्होंने, हम लोगों ने जैसा डिमांड किया वैसे ही उन्होंने बना के दे दिया, तो उन्होंने क्या किया? जॉब वर्क किया, ठीक है। अब ये जॉब वर्क एक मेरे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया। अब मान लो उनका बिजनेस थोड़ा बड़ा हो गया है, तो वो क्या कर सकते हैं? उनका केक मान लो बहुत सारे दुकानदार रख के अपने पास बेचते हैं, तो दुकानदार बोल दिया कि आप ये जो इस तरीके का केक बनाते हो ये 10 पीस दे देना, ये इस तरीके का जो बनाते हो ये 15 पीस दे देना, ऐसे करके। तो हम लोगों ने, मतलब उन्होंने क्या किया? दुकानदार के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बना के दिया, ठीक है, एक पीस नहीं एक से ज्यादा, तो मतलब वो थोड़ा सा क्या हो गया? जॉब वर्क बढ़ गया, ठीक है। तो उसको फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं पता है? बैच, ठीक है, क्योंकि देखो 10 या 15 आइटम बना रहे हैं एक एक तरीके के केक का, तो फिर वो बैच में प्रोडक्शन हो रहा है। तो जॉब का मतलब बेसिकली होता है किसी के डिमांड के अकॉर्डिंग चीजों को बना के देना, चाहे वो एक पीस हो चाहे वो एक से ज्यादा हो, ठीक है। तो वन जॉब से दूसरे जॉब में मटेरियल ट्रांसफर होने का मतलब, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज्यादा जॉब चल रहा है, ठीक है, और उसमें मटेरियल एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर हो रहा है, मान लो जॉब 1 में जो मटेरियल चाहिए जॉब 2 में भी वही मटेरियल चाहिए, तो उन्होंने स्टोर में डिमांड नहीं किया। जॉब 2 में जो काम कर रहे हैं उन्होंने स्टोर में डिमांड नहीं किया कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, उन्होंने जॉब 1 में देखा कि सेम मटेरियल यूज हो रहा है, उन्होंने बोला तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसा क्या ट्रांसफर हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि जरूरत पड़े तो एक जॉब दूसरे जॉब को मटेरियल ट्रांसफर कर सकता है तो कर देगा, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा? तो जैसे देखो एग्जाम्पल ये है कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जॉब 1 से मटेरियल ट्रांसफर हो गया है जॉब 2 में, तो एंट्री क्या होना चाहिए? तो नॉर्मली जब एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर हो रहा है तो नॉर्मल एंट्री क्या दिमाग में आ रहा होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्या एंट्री होगा? Job to account, debit to job one. जॉब 2 टू जॉब 1, ठीक है, ये एंट्री होगा। लेकिन कॉस्ट बुक में ऐसा नहीं लिख सकते, उसमें हमें कुछ और लिखना है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये कौन सा वाला अकाउंट होता है? बोलो, रियल, नॉमिनल, पर्सनल? पर्सनल, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट तो पर्सनल। कॉस्ट में हमें अलाउड ही नहीं है, ठीक है, तो फिर हम लोग ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इस तरीके से जो बन रहा है वो तो कर नहीं सकते। तो जॉब 2 को मुझे कुछ और लिखना है, जॉब 1 को मुझे कुछ और नाम देना है, ठीक है। ये फाइनेंस बुक वाले चाहे तो कर सकते हैं, वैसे वो करेंगे नहीं, फाइनेंस बुक का बोलना मेरा गलत ही है, वो करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको क्या लेना देना, कौन से जॉब से क्या मेटेरियल किधर से किधर गया, उनको कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंस वाले तो वैसे भी एंट्री नहीं करने वाले, लेकिन मैंने इसे एज नॉर्मल जर्नल एंट्री की तरह बता दिया कि ऐसे हो सकता है। अब इसी चीज को अगर कॉस्ट बुक में डालोगे तो फिर वो कैसे करके होगा? तो जॉब 2 की जगह क्या लिखोगे? जॉब होने का मतलब है काम हो रहा है, तो अगर काम हो रहा है कहाँ? फैक्ट्री में, तो फिर फैक्ट्री में अगर काम हो रहा है तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? प्रोडक्शन का काम हो रहा है तो वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस। WIP, लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2, वही होगा WIP लेजर कंट्रोल। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा क्या है? तो ऐसे यहां लिख देना है ब्रैकेट में जॉब 2, मतलब वो क्वेश्चन बोलेगा जॉब 2 A B उनको क्या लिखना है। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, क्वेश्चन में जॉब 1 जॉब 2 ही रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो कुछ और भी रह सकता है, जॉब 3 जॉब 4 भी हो सकता है, जॉब A जॉब B भी हो सकता है। तो ऐसे लिखना है WIP लेजर कंट्रोल डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल। अब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये कंसेप्ट कैसे काम आएगा? तो जो मतलब डेबिट द रिसीवर, तो जो रिसीव कर रहा है उसका नाम, जॉब 2 था तो जॉब 2 लिख दिया, इस तरीके से लिख के हमें फिर लेजर जब बनाओगे वहां पर ऐसे हाइफन दे के जॉब 2 जॉब 1 भी लिख देना है, ताकि समझ में आ जाए कि क्या बोला गया है, मतलब कौन ट्रांसफरर है और कौन ट्रांसफरी है, मतलब किसने ट्रांसफर किया और किसने रिसीव किया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट 12th नंबर। मेटेरियल स्पेसिफिकली
purchased for a job। तो किसी एक जॉब के लिए स्पेसिफिकली कोई मटेरियल परचेस किया गया है, तो फिर क्या एंट्री होगा? तो फिर एंट्री ऐसे हो जाएगा, ऐसे होता है। स्टोर मटेरियल परचेस हुआ तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? जीएलए या फिर सीएलए, क्योंकि टू कैश या बैंक होगा ना। तो कैश या बैंक तो हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि वो रियल अकाउंट है, उसके जगह क्या लिखना पड़ेगा? जीएलए या फिर सीएलए। ठीक है, तो ये हो गया। अब स्पेसिफिकली किसी जॉब के लिए क्योंकि परचेस कर रहे हैं, तो जब उस जॉब में हम लोग उसे ट्रांसफर करेंगे वो एंट्री भी लिखवा दे रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगा WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू SLC। एक मिनट, SLC। या फिर इसे कभी कभी नेट एंट्री भी यूज कर सकते हो, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA। ठीक है, ये WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA। ठीक है, SLC कैंसिल आउट होके नेट एंट्री ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी लिखा जा सकता है, ये दो पार्ट में भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे सेल ऑफ मटेरियल। मैंने ऑन तो किया, हाँ, सेल ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल बेच दिया हम लोगों ने, होता है कभी कभी एक्स्ट्रा हो गया तो हम लोग बेच सकते हैं, तो मटेरियल बेचने से एंट्री क्या होगा? नॉर्मली एंट्री क्या होता है मटेरियल बेचने का? अगर नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री बोलो तो क्या लिखोगे? कैश टू सेल्स। कैश टू सेल्स। और अगर प्रॉफिट हुआ बेच के तो कैश टू सेल्स टू पीएल। PL। और अगर लॉस हुआ कैश PL टू सेल्स। ठीक है, तो अब कैश तो हम लोग लिख नहीं सकते, तो कैश के जगह क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखवा रहे हैं, कैश के जगह क्या लिखेंगे? कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट। हाँ, या फिर CLA या GLA। ठीक है, तो GLA अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और टू हो जाएगा प्रॉफिट होने से, टू प्रॉफिट को कहाँ दिखाएंगे? PL। यहाँ पर जो PL होता है उसका नाम क्या होता है? कॉस्टिंग PL। और गया क्या हमारे पास से? मटेरियल, तो उसको क्या लिखोगे? स्टोर लेजर कर। हम्म, ठीक है, ये हो गया इफ प्रॉफिट। और अगर लॉस हुआ तो GLA अकाउंट डेबिट कॉस्टिंग PL डेबिट कॉस्टिंग PL डेबिट टू SLC। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और अगर नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ तो ये कॉस्टिंग PL वाला डेटा रहेगा नहीं। ठीक है, ना तो टू कॉस्टिंग PL होगा ना तो कॉस्टिंग PL डेबिट होगा। अच्छा, अब मेटेरियल तो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। मेटेरियल में हमारा टोटल 13 एंट्री हुआ। ठीक है, अब इसके बाद वेजेस या लेबर, उसके ऊपर एंट्री करना पड़ेगा। वेजेस या फिर लेबर। फर्स्ट वेजेस पेड। फिर से इसमें थोड़ा वो फाइनेंस और ये दिखा देते हैं ताकि तुम लोग को समझने में थोड़ा आसान हो। फाइनेंस बुक वाला क्या एंट्री करेगा वेजेस पे का? वेजेस टू कैश। हम्म, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसमें से रियल नॉमिनल पर्सनल क्या है, ये दो अकाउंट बोलो। वेजेस नॉमिनल कैश रियल।
ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट तो ये लोग यूज कर सकते हैं, मतलब वेजेस लिख सकते हैं अगर चाहे तो, अगर नाम पसंद आए तो, नहीं आए तो नहीं लिखेंगे। टू कैश के जगह क्या लिखेंगे, टू GLA या CLA। लेकिन वेजेस नाम भी इनको पसंद नहीं है, जैसे इन्होंने अपने मेटेरियल का अलग नाम निकाल लिया था ना, तो वैसे वेजेस का भी निकाल लिया होगा। तो मेटेरियल का लिखा था स्टोर लेजर कंट्रोल, इसका भी वैसे ही लेजर कंट्रोल होगा, तो क्या नाम हो जाएगा, वेजेस लेजर कंट्रोल। ऐसे करके याद रखना है, टू GLA। अब मान लो दिया हुआ है वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब अगर वेजेस किसी ने आउटस्टैंडिंग रखा यानी कि बाकी रख दिया, तो क्या एंट्री होगा। तो फाइनेंस बुक में क्या होता है बोलो, उसके बाद हम लोग कॉस्ट बुक वाला देखेंगे। बोलो आउटस्टैंडिंग वेजेस का एंट्री नॉर्मली जो अकाउंट्स में करते हो। Wages to outstanding wages. वेजेस अकाउंट डेबिट टू, आउटस्टैंडिंग को मैंने O/S लिख दिया है, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है। अब इसमें से रियल नॉमिनल पर्सनल बताओ क्या है, कौन सा अकाउंट। बोलो वेजेस अकाउंट डेबिट, तो ये क्यों डेबिट हुआ है। Wages nominal, outstanding wages personal. हम्म ये नॉमिनल और ये पर्सनल होता है, लाइबिलिटी पर्सनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट तो ये लिखते हैं तो लिखेंगे, बट पर्सनल के जगह लिखेंगे टू GLA। बट ये नाम इनको पसंद नहीं, इनको कौन सा नाम पसंद है, वेजेस के जगह वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो ये नाम याद रखना पड़ेगा, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट टू GLA। अच्छा, अब थर्ड नंबर एंट्री, एलोकेशन ऑफ, एक साथ ही लिखवा दे रहे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। मतलब मेटेरियल के लिए लैंग्वेज लैंग्वेज जो है वो यूज होता है इशू करना। ठीक है, मेटेरियल भेजा कहाँ, स्टोर से फैक्ट्री में, यहाँ पर होता है लेबर के खर्चे को प्रोडक्ट के कॉस्ट में एलोकेट किया यानी लगाया। ठीक है, अब डायरेक्ट लेबर खर्चा होता है तो क्या एंट्री होगा, इनडायरेक्ट लेबर खर्चा तो क्या एंट्री होगा। देखो डायरेक्ट लेबर मतलब जो प्रोडक्शन के काम के साथ रिलेटेड है, जैसे मैंने बोला था फर्नीचर का बिजनेस, जो कारपेंटर होंगे जो फर्नीचर बनाने के काम में जुड़े हुए हैं, वो होते हैं, उनको दिए गए जो भी पेमेंट है लेबर रिलेटेड, वो होता है हम लोग का डायरेक्ट लेबर। ठीक है, अब इनडायरेक्ट लेबर कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो कि जहाँ फैक्ट्री में काम होता है वहां पर मान लो साफ सफाई करने के लिए किसी को रखा गया है। ठीक है, या फिर मान लो इलेक्ट्रिसिटी पावर कट ताकि ना हो उसके लिए एक पर्सन को बैठाया गया है। तो ये सब प्रोडक्शन के काम के साथ रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन को स्मूथली रन करवाने के लिए इनको रखा गया है, इनका भी जरूरत है, बट ये प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है। मतलब अगर कोई एक दिन साफ सफाई वाला नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि फर्नीचर बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कारपेंटर नहीं आया तो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब डायरेक्ट में मटेरियल बोले, डायरेक्ट लेबर का खर्चा पे करेंगे तो क्या एंट्री होगा, तो डायरेक्ट का पे करेंगे तो एंट्री हो जाएगा, बोलो क्या एंट्री होगा। लेबर को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट लेबर को, डायरेक्ट लेबर किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट के केस में प्रोडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, मेटेरियल में दिखाया था क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट मेटेरियल जब इशू हुआ था। Work in progress. हाँ, तो यहाँ पर भी वही होगा, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या होगा, एलोकेट कर रहे हैं, खर्चा पे हो गया, अब उस खर्चे को प्रोडक्ट में एलोकेट कर रहे हैं। WIP लेजर कंट्रोल टू क्या हो जाएगा, Wages ledger control.
हाँ, टू वेजेस लेजर कंट्रोल। तो यहाँ जितना बुक किया था उसमें से जितना एलोकेट किया वो उतना मेरा क्रेडिट हो जाएगा, मतलब क्लोज हो रहा है ना इस तरीके से। अच्छा, फिर अगर इनडायरेक्ट हुआ तो क्या एंट्री होगा? देखो अब वेजेस कहाँ कहाँ लग सकता है, फैक्ट्री में भी लग सकता है इनडायरेक्ट वेजेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो काम करते हैं वो उनको दिया गया पेमेंट भी इनडायरेक्ट वेजेस में आएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी इनडायरेक्ट में आया। तो मैंने पहली बार तो अलग अलग लिख के दिखाया था लेकिन उसमें टाइम लगेगा, इसलिए अलग अलग नहीं दिखा के हम एक ही साथ दिखा देते हैं। तो इनडायरेक्ट जो भी हम लोग वेजेस का एलोकेशन करेंगे उसके लिए हमारा एंट्री क्या होना चाहिए? बोलो, अगर फैक्ट्री के लिए है तो फिर क्या हो जाएगा? फैक्ट्री Factory ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा? टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क यही है, बस डेबिट कहाँ करना है। टू क्या हो जाएगा? वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, ये मेरा थर्ड नंबर था, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड। या फिर फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, ऐसे भी लिख सकता है। क्या खर्चा है वो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट खर्चा है। अगर हम लोगों ने कोई इनडायरेक्ट खर्चा इनकर्ड किया है, मतलब इनडायरेक्ट खर्चा लगा है, तो फिर उसका एंट्री क्या होगा? तो इनकर्ड करने का मतलब है कि पे करना, ठीक है, जैसे कि वेजेस पेड, पेड, या इसको हम लोग इनकर्ड भी बोल सकते हैं। और एलोकेट करने का मतलब किए गए खर्चे को प्रोडक्ट में ऐड ऑन करना, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर इनकर्ड किया है तो क्या एंट्री होगा? तो देखो, अगर फाइनेंस बुक वाले भी इसका एंट्री करेंगे क्योंकि खर्चे का रिकॉर्ड वो भी करते हैं, तो क्या एंट्री करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, कोई भी एक। तो क्या हो जाएगा? cash कैश, ठीक है, तो क्या कैश या बैंक। अच्छा, रियल अकाउंट, नॉमिनल या पर्सनल, कौन सा क्या अकाउंट है? ये तो रियल है और ये नॉमिनल है। तो नॉमिनल अकाउंट को तो यूज कर सकते हैं आराम से, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग कैश बुक में क्या बोलते हैं, एक ही बार में लिख देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA या CLA। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ लेजर लिखना था, लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। फिर फिफ्थ नंबर में फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड टू प्रोडक्शन। अब हमें इसको प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करवाना है, ठीक है, जैसे वेजेस को प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करवाया, तो अगर डायरेक्ट था तो WIP, इनडायरेक्ट था तो डिपेंड करता है कौन सा इनडायरेक्ट था। अगर फैक्ट्री रिलेटेड था तो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन था तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन था तो वैसा। अब अगर फैक्ट्री ओवरहेड मतलब ये इनडायरेक्ट खर्चे को अगर हमें प्रोडक्शन में चार्ज करना है तो उसका एंट्री क्या होगा, ठीक है।
तो जो खर्चा रिकॉर्ड हुआ है जब वो एलोकेट होगा तो वो खर्चा क्रेडिट हो जाएगा, जितना डेबिट जो हुआ है जितना हम लोग एब्जॉर्ब करवाएंगे उतने से क्रेडिट हो जाएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल डेबिट है तो वो एब्जॉर्ब करवाएंगे तो उतने से कम हो जाएगा, पूरा करवा देंगे तो पूरा से ही कम हो जाएगा, मतलब अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो जो डेबिट हो रखा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा। अब मैंने लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्ब करवा रहे हैं प्रोडक्ट में, तो फिर यहाँ पर डेबिट क्या होना चाहिए, फैक्ट्री से रिलेटेड क्या होता है, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रोडक्ट तो यही बन रहा है WIP में, तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करने का मतलब ही हो जाएगा WIP में ऐड करना, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, क्या होता है, ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब जब हम लोगों ने प्रोडक्ट के कॉस्ट में इनडायरेक्ट खर्चे को ऐड ऑन किया तो अब उसमें हमारा ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, मतलब इस चीज को समझाते हैं यहीं पर एक एग्जांपल, उसके बाद फिर से लेजर स्टार्ट करेंगे, जर्नल स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मान लो 1920 में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था फैक्ट्री का, सपोज 5 लाख, ठीक है, और मशीन आवर मतलब मशीन कितने घंटे चला था, मान लो 10,000 घंटे, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉस्ट पर मशीन आवर निकालना है, 1 घंटा मशीन चलने से कितना खर्चा हुआ है, तो वो कितना होगा इस डेटा से निकाल सकते हैं, बोलो कितना होगा। अगर 50, ठीक है, 5 लाख का अगर खर्चा हुआ है 10,000 घंटे मशीन चलने के लिए, तो 1 घंटा मशीन चलेगा तो कितना खर्चा होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर दिया तो ₹50 पर आवर करके होगा 1 घंटा मशीन चलने का खर्चा। तो ये हमारा 1920 का डेटा था। अब 2021 में क्या हो गया कि हम लोगों का देखो, पहले तो मशीन चलेगा उसके बाद बिल आता है, ठीक है, बिल अपने एक टाइम पे आता है, जैसे मंथली बिल आता है, ठीक है, तो एक्चुअल मशीन आवर 10,000 आवर, इस बार भी 10,000 आवर्स ही मशीन चला। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ओवरहेड को एस्टिमेटेड बेसिस पे अप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि देखो कब मशीन का बिल आएगा उसके बाद क्या हम अपना प्रोडक्ट का कॉस्टिंग पूरा करके उसे बेचना स्टार्ट करेंगे, नहीं, इनडायरेक्ट खर्चे का जो है डिटेल्स मिलने के पहले अगर हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बिना बेचे बैठे रहेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं। जैसे मान लो मंथ के 2-3 तारीख में ही हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, ठीक है, अब बिल आएगा मान लो कि नेक्स्ट मंथ के 1-2 तारीख में, तो क्या उतने दिन तक नहीं बेच के बैठे रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अंदाजे से एक एस्टिमेटेड बेसिस पे जो है बिल का खर्चा कितना प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड बेसिस पे। तो सारे के सारे ओवरहेड एस्टिमेटेड बेसिस पे ही अप्लाई किए जाते हैं। एस्टिमेटेड क्या होता है, जैसे 2021 का 1920 के बेसिस पे, तो हम लोगों ने देखा था कि प्रीवियस ईयर हमारा मशीन 1 घंटा चलने से 50 रुपए का खर्चा आया था, तो क्योंकि हमारा मशीन 10,000 घंटा चला है, वो तो हम लोगों ने मीटर देख के देख लिया कि 10,000 घंटा चला है, तो फिर हम लोगों को लग रहा है कि हमें कितना खर्चा एब्जॉर्ब करवाना चाहिए अपने प्रोडक्ट पे, 10,000 घंटे का खर्चा @50 करके एब्जॉर्ब करवाना चाहिए, जो कि हो गया मेरा वही 5 लाख, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर एब्जॉर्ब करवा ही दिया तो प्रॉब्लम क्या है, अब एक्चुअली बिल आया हमारे पास, एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, अब ये एक्चुअल बिल मेरा मान लो आ रहा है 5,50,000, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो गया, बिल क्यों बढ़ गया, देखो वो तो बहुत सारा रीजन हो सकता है मीटर पर यूनिट बढ़ गया तो बिल बढ़ गया। अब हम लोगों को देखो खर्चा जोड़ना चाहिए था 5,50,000, हम लोगों ने 5 लाख जोड़ दिया, तो हम लोगों ने खर्चा कम ऐड ऑन किया, क्योंकि पॉकेट से तो मेरा 5,50,000 ही जाना है, जो मतलब बिल जो कलेक्ट करेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो तो 5,50,000 ही लेगी, वो कौन सा मेरे से 5 लाख लेने वाली, नहीं, तो मुझे 5,50,000 जोड़ना चाहिए था अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में, तो मैंने क्या कर दिया, कम जोड़ दिया, इस चीज को बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। तो जो मैंने एब्जॉर्ब करवाया वो मैंने कम कर दिया, तो इस चीज को बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। कितना कम किया, 50,000, ठीक है। अब और एक चीज भी हो सकता है, ये हो गया अंडर एब्जॉर्प्शन। अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, इधर दिखाते हैं,
4,50,000, लेकिन मैंने तो खर्चा कितना दिखा रखा है अपने प्रोडक्ट में जोड़ के 5 लाख दिखा रखा है एस्टिमेशन के हिसाब से। तो मैंने क्या कर दिया, खर्चे को ज्यादा जोड़ दिया है, तो इसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ओवर एब्जॉर्प्शन कितना किया है, मैंने 5 लाख दिखाए जबकि मुझे 4.5 लाख दिखाना चाहिए था, तो मैंने 50,000 ज्यादा दिखा दिया। ठीक है, और इधर इस कंसेप्ट के साथ जाए तो मैंने 50,000 कम दिखा दिया है। अब क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट क्या होगा इस ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन का, तो वो हम लोग देखेंगे। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। तो पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारा एस्टिमेशन जो गलत दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है। जैसे मैंने बोला कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,50,000 आ गया, जैसे मैंने रीजन दिखाया, हो सकता है कि कॉस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट बिल है वो मार्केट में बढ़ गया है, तो इसीलिए मेरा बिल ज्यादा आया। ठीक है, बाकी मेरा एस्टिमेशन सही था, क्योंकि दाम बढ़ गया इलेक्ट्रिसिटी का इसीलिए मेरा बिल ज्यादा है। तो वही रीजन फाइंड आउट करना है कि मेरा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, रीजन क्या है। तो रीजन क्या नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, तो ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, और इसको बोलते हैं फॉल्टी प्लानिंग। ठीक है, कि हमारा प्लानिंग ही गलत था, मतलब हम लोगों ने जो एस्टिमेशन किया उसमें गलत किया। ठीक है, मतलब गलत यानी कैलकुलेशन का बात नहीं कर रहे, हम लोगों ने जिस प्लान को सोचा था कि 1920 में इतना हुआ तो 2021 में, बट मान लो 2021 में सर्कमस्टेंसेस कुछ और था, हम लोगों का प्लानिंग ही गलत हो गया, इसीलिए हमारा ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन आ गया। या फिर ड्यू टू जेन्युइन रीजन, जैसे कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ गया। ठीक है, तो ये थोड़ी ना हमारे कंट्रोल में है, तो ये तो एक जेन्युइन रीजन हो गया। या फिर चेंज इन प्राइस, वही चीज होता है, चेंज इन प्राइस ड्यू टू जेन्युइन राइज और फॉल लिख दो, ड्यू टू जेन्युइन राइज और फॉल, बढ़ना या कम होना इन प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रीजन। ठीक है, अगर मार्केट में ही चीजों का दाम कम ज्यादा हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट तो हमारे बेसिस पे नहीं चलेगा, थोड़ी ना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हमारे हिसाब से चलेगी, वो तो नहीं चलेगा। अगर बढ़ गया है तो हमें भी वही प्राइस देना पड़ेगा। अगर बाई चांस कम हो गया है, जो कि होने का चांसेस नहीं होता है, बट फिर भी अगर हो गया है तो फिर हमें उस तरीके से जो है देखा जाएगा। ठीक है, तो एबनॉर्मल रीजन है या नॉर्मल रीजन है वो हमें समझना पड़ेगा। अब देखो, इसके हिसाब से हम लोग एंट्री करके देखते हैं, तो कोई भी एक ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम अंडर एब्जॉर्प्शन वाला ही समझाते हैं। जैसे कि मान लो मेरा अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब मैंने कम एब्जॉर्ब करवाया, और मेरा एबनॉर्मल रीजन है, तो उसका एंट्री क्या होगा। तो मैंने एबनॉर्मल रीजन अगर फाइंड आउट किया तो फिर मुझे क्या एंट्री करना पड़ेगा, और मेरा अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, मतलब मैंने 50,000 कम चार्ज किया है, तो फिर मेरा एंट्री क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखो, अब एबनॉर्मल वजह से जब मेरा जो भी प्रॉब्लम होता है वो मुझे कॉस्टिंग पीएल में दिखाना पड़ता है। ठीक है, वो मेरा लॉस का पार्ट होता है। लेकिन अगर कुछ नॉर्मल रीजन है तो वो हम लोग कस्टमर के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी का ही बिल बढ़ गया है तो फिर हमें क्या किया जाएगा, तो हम लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएंगे और मार्केट में बिकेगा भी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बढ़ा है वो तो सभी के लिए बढ़ा होगा ना, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ी ना बढ़ा होगा, सभी के लिए बढ़ा होगा। तो फिर सभी कोई अपने प्रोडक्ट में वो चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बात हो जाएगा, तो वो हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल रीजन था हमारे तरफ से, इस वजह से हमारा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो फिर उसका जो प्रॉब्लम है वो हमें खुद बेयर करना पड़ेगा। तो फिर इसका एंट्री क्या हो जाएगा, अंडर एब्जॉर्प्शन फॉर एबनॉर्मल रीजन। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हम लोगों ने कितना पे करना है, 5,50,000 एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बिल आया वो पे करना पड़ेगा। तो जब जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री का है, तो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल ये नाम यूज करना पड़ेगा।
फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल, क्योंकि इनडायरेक्ट खर्चा है, कहाँ पर है, फैक्ट्री में है ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, तो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, जैसे हम लोग खर्चा पे करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी टू कैश या बैंक, तो उसके जगह फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, GLA या CLA, कैश का पेमेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, अब हर एक खर्चे को कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना पड़ता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल को क्लोज करना पड़ेगा, तो ये कहाँ क्लोज होगा, WIP में क्लोज होगा। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल। लेकिन हम लोगों ने जब अपना एक्सपेंस को एब्जॉर्ब करवाया था, ठीक है, तो कैसे एब्जॉर्ब करवाया था, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, एक्सपेंसेस अकाउंट, जैसे पे करते थे एक्सपेंसेस टू कैश, फिर लिखते हैं PL टू एक्सपेंस, ठीक है, तो एक्सपेंसेस टू कैश, ठीक है, तो उसके जगह फैक्ट्री ओवरहेड लेजर टू GLA, कैश के जगह फिर क्या लिखते हैं, PL टू, क्या लिखते हैं, PL टू कैश, ठीक है, तो ये टू कैश बोल के क्लोज हो गया। अब ये कहां पर क्लोज होता है, WIP में, क्योंकि ये फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा था इस वजह से। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, फिर ये यहां पर आ जाएगा कॉस्टिंग PL, फिर ये PL में जाएगा, कॉस्टिंग PL अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल, ठीक है, तो उसमें एंट्री क्या हो जाएगा, हमारा लॉस कितने का है, 50,000, क्योंकि हम लोगों ने 50,000 जो है वो कम चार्ज किया। अच्छा, पहले मैंने थोड़ा सा शायद PL वाला गलत बता दिया, अभी थोड़ा पहले जो बता रहे थे, तो ये ऐसे एंट्री हुआ, जैसे पहले हो गया मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है, जो एक्चुअल मेरा खर्चा आया, तो एंट्री क्या होना चाहिए, पेमेंट का एक्सपेंस टू कैश, मतलब हम समझा रहे हैं मैच करके, तो कैश के जगह तो यूज करना है GLA, और एक्सपेंसेस के जगह क्या यूज करेंगे, जो एक्सपेंस होता है वो तो फैक्ट्री रिलेटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल फैक्ट्री का है, तो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो ये हो गया 5,50,000, फिर हम लोगों ने लेकिन अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में कितना ऐड कर रखा है, 5,00,000 ऐड कर रखा है, तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड किया तो ये खर्चा क्लोज हो गया, तो ये एक्सपेंस क्लोज हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल बोल के, जो कि ओपन था, और प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करने का मतलब WIP में प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, तो उसी में ऐड कर दिया, तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और ये लॉस हुआ इसमें हमारा 50,000, क्योंकि हम लोगों ने कम खर्चा एब्जॉर्ब करवाया, तो कॉस्टिंग PL अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होगा। लेकिन अगर ये अंडर एब्जॉर्प्शन नॉर्मल रीजन से हुआ है तो क्या होगा, अगर मेरा नॉर्मल रीजन था तो फिर क्या एंट्री होगा, ठीक है, तो अगर नॉर्मल रीजन है तो हम प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करने का मतलब कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, यहां दिखा सकते हैं जैसे इन्होंने दिखाया। अगर मेरा ये चीज रिलेटेड टू मतलब इसको हम लोग WIP लेजर में दिखा सकते हैं, अगर वो मेरा सेमी फिनिश्ड गुड्स हालत में है, हम लोग फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल में भी दिखा सकते हैं, अगर वो मेरा फिनिश गुड्स बन गया है, और हम लोग अगर बेचने के सिचुएशन में है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी उसे दिखा सकते हैं, ठीक है, मतलब जो प्रोडक्शन के केस में मेरा ये अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ और मुझे पता चला ये नॉर्मल रीजन था, तो जब उस समय पे जितने सारे गुड्स WIP में है, लॉस को उतने मतलब WIP में मान लो 10,000 यूनिट पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स मान लो 2,000 यूनिट बन गया है, ठीक है, और बिक गया है 3,000 यूनिट, क्योंकि मेरा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बाद में आया, मैंने अपना कॉस्टिंग करके बेचना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्शन तो चल रहा है, तो प्रोडक्शन चल रहा है तो कुछ WIP है, कुछ फिनिश गुड्स है, कुछ बिक गया है, तो ये जो अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ नॉर्मल रीजन से, तो उस खर्चे को जब हम प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, जो यूनिट बिक गया है उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिखाएंगे, जो पड़ा हुआ है बट फिनिश गुड्स है उसे फिनिश गुड्स लेजर में दिखाएंगे, और जो वर्क इन प्रोग्रेस में है उसे वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाएंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल, ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है हम लोग का यहाँ पर ये कैलकुलेशन कैसे होता है, यूनिट इनटू सप्लीमेंट्री रेट करके, ये जो डेटा है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यूनिट
इनटू सप्लीमेंट्री रेट करके, सप्लीमेंट्री रेट। अब सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालते हैं वो भी बता देंगे। अच्छा, इसके नीचे एक नोट लिखो, इफ under absorption of one period is expected to set off against over absorption of next period, then carry forward the amount to next period। बताते हैं इसका मतलब क्या लिखा है। इसका मतलब मैंने लिखा है कि अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है, किसी एक पीरियड में, मान लो पहले अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेरा 5,50,000 आया, मैंने 5,00,000 चार्ज किया, तो अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ 50,000। और नेक्स्ट पीरियड में ओवर एब्जॉर्प्शन कर दिया है हम लोगों ने, तो अंडर एब्जॉर्प्शन के साथ ओवर एब्जॉर्प्शन को हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब मेरा जितना अंडर एब्जॉर्प्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन के साथ, ठीक है। तो जैसे मुझे 50,000 मैंने कम खर्चा दिखाया और नेक्स्ट ईयर में मैंने 50,000 ज्यादा दिखा दिया है, तो वो दोनों को सेट ऑफ करने के लिए मौका दिया जाएगा कि दोनों को सेट ऑफ कर लो, तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ऑफ नेक्स्ट पीरियड देन कैरी फॉरवर्ड द अमाउंट टू नेक्स्ट पीरियड, तो हम लोग अमाउंट को नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे पहले पीरियड में अगर मेरा अंडर एब्जॉर्प्शन है, तो नेक्स्ट पीरियड में अगर ओवर है सेम अमाउंट से, तो या फिर जितना एडजस्टेड होगा अमाउंट उतना हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे करके हो रहा है। अच्छा, अब जो सप्लीमेंट्री रेट है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता देते हैं। सप्लीमेंट्री रेट इक्वल टू ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन जितने अमाउंट से हुआ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम लोग का क्या क्या आ जाता है, यहाँ ब्रैकेट देके लिखा देते हैं, WIP फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये तीनों का यूनिट, ठीक है। ये सब करोगे तो ही समझ में आएगा प्रैक्टिकली, ऐसे अभी लिखा हुआ रहने दो क्योंकि जरूरी है ना। तो ये देखो, जैसे WIP फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये तीनों यूनिट से डिवाइड कर देंगे जितना ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने बोला था कि जितना ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ डिवाइडेड बाय जो यूनिट जिस समय पे जो प्रोडक्शन चल रहा था उसके ऊपर हुआ, तो अब उसमें जितना WIP में जितना यूनिट है फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी जो बिक गया, वो सारे यूनिट को एड ऑन करके खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। वही चीज यहाँ पर बोला है, खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हम लोग का यहाँ पर 6th नंबर पे आते हैं, ठीक है, ये 5 नंबर हो गया। 6th नंबर पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर्ड। अगर ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर्ड होगा तो एंट्री क्या होगा। तो देखो, जो फाइनेंस बुक वाले हैं वो तो बोलेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो यहाँ पर कॉस्ट बुक वाले क्या बोलेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट बोलेंगे, लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक की जगह बोल देंगे टू GLA, ठीक है। लेकिन इसमें बाइफर्केशन है, क्या है कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर मेरा रिलेटेड
टू प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ठीक है। तो फिर उसका एंट्री क्या होना चाहिए? तो देखो, जब भी प्रोडक्शन का बात आएगा तो WIP आ जाएगा, तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल। ये खर्चा जब हम लोगों ने इनकर्ड किया, ठीक है, इनकर्ड किया मतलब पे किया, उसके बाद जब एलोकेट कर रहे हैं, तो अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है ऐसा होगा, अगर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का ही खर्चा है, बट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, मतलब फिनिश गुड्स बनने के बाद, ठीक है, अगर कोई ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा उस पे ऐड ऑन हो रहा है तो क्या होगा? तो बेसिकली ये वाला जो है ये WIP और प्रोडक्शन, मतलब ये WIP यानी प्रोडक्शन का बात तभी हो रहा है, ठीक है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और ये वाला नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन यानी ये फिनिश गुड्स बन चुका है और ये सेल्स के बात हो रहा है, ठीक है, सेल्स के बाद, सेल्स का बात हो रहा है इसमें, क्योंकि ये फिनिश गुड्स बन चुका है तो ये बिकेगा फ्यूचर में जाके, ठीक है। उस मोमेंट में जो हम लोगों ने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इस पे अप्लाई किया है, तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगा? जैसे ये WIP होगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो अगर फिनिश गुड्स है तो मतलब नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन यानी फिनिश गुड्स, तो सेल से रिलेटेड बात है, तो फिर एंट्री हो जाएगा फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल। तो जो खर्चा है वो हम लोग जो है क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये देखो, ऑफिस ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजर कंट्रोल, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर ये खर्चा मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो WIP का बात आ जाएगा, और अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो फिनिश गुड्स का बात आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 7th नंबर पे, कॉस्ट ऑफ कंप्लीट प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, पूरा कॉस्ट हम लोगों ने मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का निकाल लिया, तो फिर उसका एंट्री क्या होगा? इसका मतलब है WIP से प्रोडक्ट फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गया है, WIP फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गया है, तो फिर मेरा एंट्री क्या होना चाहिए? तो एंट्री हो जाएगा, अब ये मतलब व्हाट कम्स इन डेबिट की तरह मान सकते हो, फिनिश गुड्स लेजर में आ जाएगा क्योंकि चीज फिनिश गुड्स बन गया है, तो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब वो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ लिखना पड़ता है लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब ये डेबिट हो रहा है और चला क्या जा रहा है? WIP चला जा रहा है, तो WIP लेजर कंट्रोल हो जाएगा। जब फिनिश गुड्स बन गया तो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट चला जाएगा, ठीक है। अब 8th नंबर पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो जब गुड्स हम लोगों ने बेचा उसका कॉस्ट, तो फिर वो कैसे, मतलब उसका एंट्री क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जो गुड्स बिका उसका कॉस्ट, तो एंट्री हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू, तब फिनिश गुड्स चला गया क्योंकि वो बिक गया, तो फिनिश गुड्स लेजर डेबिट हुआ था, तो फिनिश गुड्स लेजर खत्म हो रहा है क्योंकि फिनिश गुड्स बिक गया, तो फिर वो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट फिर क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिक गया तो एंट्री होना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स। 9th नंबर, डायरेक्ट एक्सपेंस इनकट, इनकट का मतलब पे करना, ठीक है। अगर हम लोग कोई डायरेक्ट एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। देखो, एक्सपेंस का एंट्री होना चाहिए एक्सपेंसेस टू कैश, कैश के जगह टू GLA होगा, और एक्सपेंस अब कहां पर कर रहे हैं? जब डायरेक्ट बोलेगा तो WIP आना चाहिए, मेटेरियल का याद करो, इनडायरेक्ट बोलेगा तब तो फैक्ट्री ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 10th नंबर, फ्रेट एंड
cartage incurred on purchase of रॉ मटेरियल। अगर हम लोग रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं और उसमें हमारा फ्रेट या कुछ भी पे ऑफ करना पड़ा तो उसका एंट्री क्या होता है। तो देखो नॉर्मली हम लोग करते हैं फ्रेट टू कैश या बैंक, तो टू कैश या बैंक के जगह तो टू जीएलए लिख देंगे। अब फ्रेट नाम तो यूज नहीं होता है क्योंकि मटेरियल से रिलेटेड है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये एंट्री होगा। अच्छा, और अगर अदर देन मटेरियल हुआ, यही साइड में लिख दे, हो जाएगा। और अगर अदर देन मटेरियल हुआ, अदर देन मटेरियल, मटेरियल पे खर्चा नहीं हो रहा है, किसी और वजह से हो रहा है, तो एंट्री क्या होना चाहिए। तो फिर अदर देन मटेरियल हुआ तो फैक्ट्री ओवरहेड का हो सकता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल। अगर ऑफिस का हुआ तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल। अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू GLA। ठीक है, फिर एंट्री हो जाएगा टू GLA। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो एबनॉर्मल लॉस इन WIP। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस में अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो क्या होगा। जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो कॉस्टिंग PL में वो हिट करेगा, तो कॉस्टिंग PL अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि साफ साफ बोल दिया है कि WIP में एबनॉर्मल लॉस हुआ है, मतलब प्रोडक्शन करते वक्त, तो ये एंट्री होगा। और अगर एबनॉर्मल लॉस इन, यहीं पर स्लैश देके कर दे, फिनिश गुड्स में हुआ तो फिर क्या एंट्री होगा। तो अगर फिनिश गुड्स में हुआ तो एंट्री हो जाएगा, ये WIP का हुआ। और अगर फिनिश गुड्स में हुआ तो फिर वही कॉस्टिंग PL तो आएगा ही आएगा, फिनिश गुड्स लेजर डेबिट हो जाएगा। ट्वेल्थ नंबर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड। तो जब इनकर्ड होगा तो कैश या बैंक, उसके जगह लिखना है GLA या CLA, और खर्चे का नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA। ये वाला एंट्री होगा। अच्छा, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, तो खर्चा पहले पे कर दिया, अब एब्जॉर्ब करवाना है, तो कहाँ एब्जॉर्ब करवाएंगे। तो सेल का खर्चा जहां एब्जॉर्ब होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट शीट में याद करो। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होने के बाद जो निकल के आता है उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हो, तो वही वाला कॉस्ट ऑफ सेल्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिटर्न बाय कस्टमर, जो गुड्स बेचा गया था वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, मतलब सेल्स रिटर्न के तरह, तो इसका एंट्री क्या होगा। तो फिनिश गुड्स बढ़ेगा मेरा यहाँ पर, क्योंकि जब गुड्स फिनिश्ड हो जाता है, मतलब पूरा बन जाता है, बेचने लायक हो जाता है, तो हम लोग फिनिश्ड गुड्स लेजर में उसे ट्रांसफर करते हैं, तो वही लेजर में अमाउंट मेरा रिटर्न आएगा। फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। 15th नंबर, ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हर एक लेजर तो ट्रांसफर होता है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ क्लोज होता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोज होगा कॉस्टिंग PL
सभी पीएल में जाता है। कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। और जब सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ सेल। तो सेल्स होगा तो पीएल क्रेडिट हो जाएगा। तो जीएलए पैसा आया, कैश, कैश के जगह जीएलए टू कॉस्टिंग पीएल। जीएलए टू कॉस्टिंग पीएल हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट हुआ सेल पे तो क्या होगा? ये जो लिखा है ना जीएलए टू कॉस्टिंग पीएल, ये एक्चुअली प्रॉफिट मतलब जब देखो अब ये प्रॉफिट या लॉस जो भी है पीएल में निकल के आया, अब प्रॉफिट ऑन सेल हुआ तो कैसे होगा, और अगर लॉस ऑन सेल हुआ तो कैसे होगा? ये तो ट्रांसफर किया हम लोगों ने, लेजर को क्लोज किया, ठीक है। अब प्रॉफिट ऑन सेल हुआ तो एंट्री हो जाएगा कॉस्टिंग पीएल टू जीएलए। अब तुम लोग सोच रहे हो कि उल्टा कर दिया, नहीं, जब प्रॉफिट बुक हुआ है अब प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब हटा रहे, तो फिर जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है, जब डिस्ट्रीब्यूट होगा डेबिट ही होगा ना। तो अब लॉस ऑन सेल ट्रांसफर होगा तो एंट्री हो जाएगा जीएलए टू कॉस्टिंग पीएल, ठीक है। तो ऑलरेडी जो लॉस है उसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो ऐसे करके होगा। और सेल्स रिटर्न 16th नंबर 17th नंबर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का एंट्री हो जाएगा क्लोज वाला, ठीक है। एंट्री ऑलरेडी किया हुआ है क्लोज वाला, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, सारे अकाउंट ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो पीएल में जाएगा टू जीएलए, ठीक है। अब चाहे जैसे हम लोग करते हैं ना कि सेल्स रिटर्न हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर करते हैं, या मतलब नॉर्मली तो देखो डेटर ही करते हैं क्योंकि क्रेडिट सेल पे ही होता है। तो डेटर मेरा पर्सनल, पर्सनल की जगह जीएलए हो जाएगा, ठीक है। और कॉस्टिंग पीएल मेरा डेबिट हो जाएगा। तो सेल्स कहाँ जाके क्लोज होता है? पीएल में। वैसे यहाँ ट्रेडिंग में होता है, वो बात अलग है, लेकिन वही चीज है कि ये पीएल में जाके क्लोज हुआ। टू जीएलए का मतलब ये मत सोचो कि कैश के जगह लिख दिया, ऐसा नहीं बोला था मैंने, बोला था जीएलए सीएलए हम लोग हर एक तरीके के नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के बदले लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो मोटा मोटी एंट्री मैंने लिखवा दिया समझा के भी, तुम लोग को थोड़ा ये गो थ्रू करना है। अब ये जब अप्लाई करोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो हम लोगों ने एक एक चीज समझ के किया, लेकिन जब इसका अप्लाई करोगे, मतलब जब कोई क्वेश्चन करोगे तो फिर से थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद होते रहेगा ना, तो चीज दिमाग में सेट हो जाएगा। मेन मेन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि मेटेरियल की जगह कौन सा लेजर यूज करें, जब हम लोग WIP कब कब कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट हो तो क्या होता है, डायरेक्ट हो तो क्या होता है, ये सारी चीजों को याद रखना है, ठीक है। वैसे तो ये सब थोड़ी ना रट सकते हो, मैंने इग्लोता एभाবে मुखস্থ করা যাবে না যে বসে বসে মুখস্থ করে নেবে। तो इसको क्या करना पड़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा कि कब हमें क्या यूज करना है, तब जाके अगर कुछ भूल भी जाओगे तो एग्जाम में मतलब दिमाग लगा के निकाल लोगे कि क्या होना चाहिए, ठीक है। पहले इतना ही गो थ्रू करो, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।